हैं, ठीक है जी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड आपको पता है, इट इज लोकेटेड वेयर, इट इज लोकेटेड एट द इन द ब्रेन, इनसाइड द ब्रेन, ठीक है आपके पास, और इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 2 लोब्स, ठीक है जी। ये 2 लोब्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के, ठीक है जी। साइज और वेट में ये बड़ा छोटा सा होता है, ठीक है जी, माइन्यूट किस्म का होता है, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट, लेकिन बड़ा छोटा होता है, लेकिन बहुत काम करता है। अब काम क्या है इसका, 2 लोब है, आपको 2 लोब नजर आ रहे होंगे, एक दिस इज नोन एज एंटीरियर, दिस इज नोन एज पोस्टीरियर, ठीक है जी। अब एंटीरियर और पोस्टीरियर के ऊपर ये जो चीज पड़ी होती है, इसको हम कहते हैं जी हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है जी। अब हाइपोथैलेमस क्या कर रहा होता है, वो इस पिट्यूटरी ग्लैंड को गवर्न कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आती हैं, सिग्नल आता है, और यहाँ पर पड़े हुए जो सेल्स होते हैं वो फिर आगे से मजीद हार्मोन सिक्रीट करते हैं, जो कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन कहलाए जाते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पर एक पाथवे होता है, इससे हम हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी पाथवे बोलते हैं। यहाँ से हाइपोथैलेमस होता है, वो सेल्स के जरिए यहां से सिग्नल क्या करता है, भेजता है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑफ द एंटीरियर लोब ऑफ एंड द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी में फर्क ये है कि एंटीरियर लोब में सेल्स पड़े होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल्स, ठीक है जी, मुख्तलिफ के स्पेशलाइज्ड सेल्स, जो कि यहां से पीछे से सिग्नल रिसीव करके आगे से फिर मजीद चीजों की सिक्रीशन करते हैं, ठीक है जी, वो हम अभी पढ़ेंगे। और ये हाइपोथैलेमस जो होता है, जब पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन की सिक्रीशन करता है, तो यहाँ पर कोई स्पेशलाइज्ड सेल्स नहीं पाए जाते, कोई स्पेशल सेल नहीं है जो कि यहाँ पर सिग्नल रिसीव करके फिर आगे मजीद नए सेल बनाता हो, नए हार्मोन बनाता हो। बस पीछे से जो भी एक हार्मोन मिलता है उसको, वो इसे आकर यहाँ पर शिफ्ट कर लेता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास बना एडीएच हार्मोन, ठीक है जी। तो एडीएच यहाँ नहीं बनता बल्कि पीछे बन गया, और वो पीछे से एक पाथ के जरिए यहाँ पर आया, और यहाँ से एडीएच बाहर आ गया। तो देखिए एडीएच खुद बजाते खुद यहाँ यहाँ बन रहा है, यहाँ नहीं बन रहा। लेकिन जब हम एंटीरियर लोब की बात करते हैं, तो वो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल क्या सीक्रेट करते हैं, वहां से आता है जी थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। अब आपके पास जो ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये पीछे से आ रहा है, लेकिन ये जब आपके पास यहाँ आता है, किसके साथ, थायरोट्रॉप्स के पास आता है, तो वो थायरोट्रॉप्स फिर आगे से नया हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जिसको हम टीएसएच बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा पाथवे समझना है आपने, ठीक है जी, डिटेल में नहीं जाएंगे हम। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। ये आपके पास पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड में देखें, पिट्यूटरी ग्लैंड को पीछे से कहां से हार्मोन मिल रहे हैं, हाइपोथैलेमस से मिल रहे हैं। तो हम हाइपोथैलेमस के सारे हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ आ रहे हैं, ठीक है जी। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसका क्या नाम होगा, उसका नाम होगा हार्मोन्स ऑफ, हार्मोन्स ऑफ हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस याद रखना है, ठीक है जी। दीज आर द हार्मोन्स विच आर सिक्रीटेड फ्रॉम द हाइपोथैलेमस एंड कमिंग टुवर्ड्स द पिट्यूटरी, ठीक है जी। अब इसमें आपके पास 2 हार्मोन्स आती है ना, 2 हार्मोन्स आएंगे, हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन्स जो कि एंटीरियर लोब की तरफ आ रहे हैं, और हाइपोथैलेमस के वो हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड की तरफ जा रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम एंटीरियर की बात करते हैं, द हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस एक्टिंग एक्टिंग ऑन एक्टिंग ऑन एंटीरियर लोब, ऑन एंटीरियर लोब, तो ये इसके अपने हार्मोन्स हो गए, ठीक है जी, इसके अपने हार्मोन। उनमें सबसे पहले जो हार्मोन आता है वो आपके पास है जी टीआरएच, टीआरएच। अब टीआरएच से क्या बनता है, टीआरएच का फुल फॉर्म आपके पास है जी थायरोट्रोपिन, क्या नाम है इसका जी, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आपको पता चल भी गया, ये कहां से आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, ये पीछे हाइपोथैलेमस से आ रहा है, किसकी तरफ आ रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड के सेल्स की तरफ आ रहा है। अब ये थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन पीछे से आया, लेकिन किसके पास आया, यहां पर सेल्स पड़े हुए हैं, और वो सेल्स स्पेशल सेल्स होते हैं जिनका नाम होता है जी क्या, थायरोट्रॉफ्स, थायरोट्रॉफ्स नाम होता है, ठीक है जी। अब थायरोट्रॉफ्स क्या है, ये बेसिकली सेल्स हैं पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब में पड़े हुए हैं। ये थायरोट्रॉफ्स फिर मजीद स्टिमुलेट होकर एक नया हार्मोन आगे तरफ भेजेंगे, आगे की तरफ भेजेंगे, और उसका क्या नाम होगा, और जब यहां से थायरोट्रॉफ से आगे हार्मोन निकलेगा उसका नाम होगा टीएसएच, ठीक है जी, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो हार्मोन हाइपोथैलेमस से क्या आया, टीआरएच आया, और उसने क्या कर दिया, थायरोट्रॉफ पर एक्ट कर दिया, और फिर थायरोट्रॉफ से एंटीरियर लोब से क्या सीक्रेट करवा दिया, टीएसएच सीक्रेट करवा दिया, ठीक है जी। इसी तरह एक और सेल है जो एक और हार्मोन है जिसका नाम क्या है जी, जीएनआरएच, जीएनआरएच। जीएनआरएच से क्या बनता है, जीएनआरएच से आपका बनता है जी गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है जी। अब इसका नाम क्या है, गोनेडोट्रोपिन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। मतलब ये कहां पर एक्ट करेगा, ये गोनेडोट्रॉफ्स पर एक्ट करेगा। जिस तरह मैंने कहा ना यहाँ पे स्पेशलाइज सेल्स हो, टीआरएच अगर पीछे से आ रहा है तो वो थायरोट्रॉफ्स पे एक्ट करेगा, अगर जीएनआरएच पीछे से आ रहा है तो वो गोनेडोट्रॉफ्स पे एक्ट करेगा, ठीक है जी। तो ये किन सेल्स पर, ये गोनेडो
ट्रॉफ्स पर एक्ट करता है और गोनेडोट्रॉफ्स की स्टिमुलेशन करके गोनेडोट्रॉफ से क्या सीक्रेट करवाता है, गोनेडोट्रॉफ से आपके दो हार्मोन सीक्रेट करवाता है जो स्पेशली एफएसएच और एलएच। ठीक है जी, ये वो हार्मोन्स हैं जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, अंडर द विच कमांड, अंडर द कमांड ऑफ जीएनआरएच विच इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ठीक है जी। अब तीसरी हार्मोन जो है जो कि हाइपोथैलेमस से निकलती है और एंटीरियर लोब पे एक्ट करती है, उस तीसरी का नाम है जी सीआरएच। सीआरएच। अब सीआरएच क्या है? सीआरएच आपके पास सीआरएच आपके पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है। ठीक है जी। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? वो कॉर्टिकोट्रॉफ्स पर एक्ट करता है। ठीक है जी, कॉर्टिकोट्रॉफ्स पर एक्ट करता है और कॉर्टिकोट्रॉफ्स आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं। कॉर्टिकोट्रॉफ्स आपके कॉर्टिकोट्रॉफ्स आपके पास कॉर्टिकोट्रॉफ्स आपके पास स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं इन द एंटीरियर लोब और वहां से वो जो सीक्रेट करवाते हैं वो आपको पता है क्या है? वो आपके पास एसीटीएच है, एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनो कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है ये आपके पास एंटीरियर लोब से सीक्रेट हो रहा है अंडर द कमांड ऑफ सीआरएच व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। बात समझ आ रही होगी आपको? ठीक है जी, बात समझ आ रही होगी आपको, नहीं आती तो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब जो चौथा हार्मोन पढ़ेंगे, ये हार्मोन याद करने वाली चीज है। अच्छा, ये सिर्फ रटे वाली बात नहीं है, ये याद करने वाली बात है। चौथी जो आपके पास चीज है वो है जी ग्रोथ हार्मोन। क्या है जी? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। असल में ग्रोथ हार्मोन यहां से रिलीज होता है, तो इस ग्रोथ हार्मोन को यहां से रिलीज करने के लिए पीछे से जो चीज आ रही है उसका नाम होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है जी। तो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके पास क्या है, ये मैं इसको फुल फॉर्म लिख देता हूँ। ठीक है जी, यू नो द फुल फॉर्म, मैं बस एब्रिविएशन लिख देता हूँ। ये ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन किस पर एक्ट कर रहा है? यहाँ पर जो सेल्स हैं ये उनमें किसके ऊपर, ये उनमें सोमेटोट्रॉफ्स की तरफ, सोमेटोट्रॉफ्स पर एक्ट करता है। ठीक है जी। सोमेटोट्रॉफ्स आपके पास वो सेल्स हैं जो कि एंटीरियर लोब में पड़े हुए हैं और इन सेल्स की जब स्टिमुलेशन हो जाती है तो यहां से क्या निकलता है? यहां से आपका ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है जी, ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो जाता है। ठीक है जी। ठीक है जी। अब आगे कितने हार्मोन्स हो गए? चार हार्मोन्स हो गए। ठीक है जी। चार हार्मोन्स जितने भी आपने पढ़े ये सारे स्टिमुलेटरी थे, मतलब दीज वर ऑल द हार्मोन्स कमिंग फ्रॉम द हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस पे आकर एंटीरियर लोब की स्टिमुलेशन करवा रहे थे। लेकिन दो ऐसे हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं लेकिन इन सेल्स की स्टिमुलेशन नहीं करते बल्कि इनहिबिशन करते हैं। उनको हम इनहिबिटरी हार्मोन्स ऑफ द हाइपोथैलेमस कहते हैं जो कि एंटीरियर लोब पे एक्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। अब वो दो कौन से हैं? वो दो आपके पास नंबर फिफ्थ है जी, वो आपके पास है, जिस तरह है ना ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या है? वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है। वो ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है, मतलब जिस तरह ये है उसके उलट में काम करने वाली चीज है ये ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है जी। ये भी आपके पास सोमेटोट्रॉफ्स पर ही एक्ट करेगा, लेकिन ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आपके सोमेटोट्रॉफ्स को स्टिमुलेट करके ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन करा रहा था। ये क्या करेगा? ये जाकर सोमेटोट्रॉफ्स पर एक्ट करेगा लेकिन उनकी इनहिबिशन करवाएगा और ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन भी कम करवाएगा। ठीक है जी। दिस इज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ये आपके पास सोमेटोट्रॉफ्स के पास जाएगा, सोमेटोट्रॉफ्स के पास जाएगा, लेकिन सोमेटोट्रॉफ्स की स्टिमुलेशन नहीं करता, उनकी इनहिबिशन कराता है। एंड उनकी इनहिबिशन से क्या हो जाता है? ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन डिक्रीज हो जाती है। ठीक है जी। ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन हो जाती है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है जी। अब आखिरी और छठा जो हार्मोन है जो कि एंटीरियर लोब पर एक्ट करता है, ये बेसिकली हाइपोथैलेमस का हार्मोन है लेकिन एंटीरियर लोब पर एक्ट कर रहा है, उसका नाम है जी प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है जी। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। अब प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन नाम से क्या जाहिर है कि ये प्रोलैक्टिन के साथ काम रखेगा। ठीक है जी। प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, मैंने आपको कहा कि ये दो आखिरी पास आपके पास जो दो हार्मोन्स हैं एंटीरियर लोब पे एक्ट करने वाले, ये दोनों इनहिबिटरी हैं, इनहिबिटरी इफेक्ट देते हैं, और बाकी जो चार हमने पढ़े वो स्टिमुलेटरी इफेक्ट देते हैं ऑन द इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कहां से आया? हाइपोथैलेमस से आया। हाइपोथैलेमस से आया, कहां पर एक्ट कर रहा है? ये आपके एंटीरियर लोब में पड़े हुए लैक्टोट्रॉफ्स पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन आया और लैक्टो ट्रॉफ्स पर एक्ट करेगा, लेकिन जिस तरह मैंने कहा ये इनहिबिशन करवाता है, इट इज इनहिबिटरी हार्मोन, सो ये लैक्टोट्रॉफ्स की इनहिबिशन करवाएगा। और लैक्टोट्रॉफ से नॉर्मली क्या रिलीज हो रहा था? नॉर्मली वहां से प्रोलैक्टिन रिलीज हो रहा था, तो अब जब लैक्टोट्रॉफ्स की इनहिबिशन हो जाएगी तो वहां से प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाएगा। प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन इनहिबिट हो जाएगा।
ठीक है जी। अब देखें ज्यादा प्रोलैक्टिन अच्छी बात भी नहीं है ना, तो आपकी बॉडी जानती है कि व्हेन डू आई हैव टू स्टॉप रिलीजिंग द प्रोलैक्टिन, वो कब रिलीज करवाता है, जब हाइपोथैलेमस से प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन आता है। ठीक है जी, ये आपके पास वो हार्मोन्स हैं जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स हैं, लेकिन दे आर एक्टिंग ऑन द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी, अब हम दूसरे सफे पे वो हार्मोन्स पढ़ेंगे जो कि हाइपोथैलेमस से आते हैं, लेकिन वो पोस्टीरियर लोब पर एक्ट करते हैं और पोस्टीरियर लोब से उनकी सिक्रेशन होती है। ठीक है जी, वो सिर्फ आपके पास दो हार्मोन्स हैं, the hypothalamic hormones which are acting on the posterior lobe, वो आपके पास ओनली एंड ओनली दो हैं। ठीक है जी, कौन से हैं वो आपके पास ये हैं जी, दिस इज योर ब्यूटीफुल प्रोलैक्टिन। ठीक है जी, ये आपके पास सॉरी ब्यूटीफुल पिट्यूटरी ग्लैंड, और पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ऊपर पड़ा हुआ है दिस इज योर हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, अब हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स आते हैं और यहाँ पर एक्ट कर देते हैं, कहा था ना मैंने आपको, बट यहाँ से उनका सिर्फ एक रिले सिस्टम होता है, मतलब पाथवे होता है, और यहाँ से फिर दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एक को हम क्या बोलते हैं, एक को हम एडीएच बोलते हैं। ठीक है जी, एंटी डायरेटिक हार्मोन, एंड द अदर वन सिक्रीटेड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी, दीज टू हार्मोन्स। अब ये दो हार्मोन आपके पास कहाँ से निकलते हैं मैंने आपको बता दिया, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में लिखने वाली बात है तो यहाँ पे भी लिख देते हैं। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस हार्मोन्स एक्टिंग ऑन पोस्टीरियर लोब। ठीक है जी, तो पोस्टीरियर लोब पे एक्ट करने वाली जो हार्मोन्स हैं उनमें आपके पास एक आती है कौन सी जी, एडीएच। ठीक है जी, एडीएच कहां से बना, मैंने कहा हाइपोथैलेमस से आया। ठीक है जी, हाइपोथैलेमस से एडीएच आया, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ठीक है, ये डायूरेसिस को रोकता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, आता हाइपोथैलेमस से है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर लोब से निकलता है, और कहाँ एक्ट करता है, किडनी पे जाके एक्ट करता है। किडनी में क्या करता है, किडनी में वहां पर आपकी रीएब्जॉर्प्शन करता है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ व्हाट, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है जी, तो बॉडी का जो क्या है ऑस्मो रेगुलेटरी इफेक्ट है, फंक्शन है, वो एडीएच की वजह से हो रहा है। ठीक है जी, एडीएच का एक दूसरा नाम भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एडीएच को इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं जी वेजो वेजोप्रेसिन। ठीक है जी, वेजोप्रेसिन। ठीक है जी, इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ आपको एनाटॉमी बता रहा हूं और फिजियोलॉजी बता रहा हूं। ठीक है, अब एडीएच आपके पास ये है, दूसरा हार्मोन जो पोस्टीरियर से निकलता है वो आपके पास होता है जी ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, ऑक्सीटोसिन आपके पास कहां से आया, ऑक्सीटोसिन केम फ्रॉम हाइपोथैलेमस, रिलीज्ड फ्रॉम द पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब से निकल कर कहां पर एक्ट करेगा, ये आपके जाके मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा। मेमोरी ग्लैंड्स कहां पे होते हैं, ब्रेस्ट में होते हैं। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स पर एक्ट करेगा, सिर्फ वहां पर नहीं, मेमोरी ग्लैंड्स पर भी एक्ट करेगा, और साथ में आपका जो यूट्रस होता है, ठीक है जी, यूट्रस के जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स ऑफ द यूट्रस, वहां पर भी एक्ट करेगा। ठीक है जी, और एक्ट करके क्या करेगा, मेमोरी ग्लैंड से क्या करेगा, मिल्क की प्रोडक्शन और इजेक्शन करवाएगा। ठीक है जी, और यहां पर स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा कर क्या करेगा, लेबर इंड्यूस करेगा। ठीक है जी, लेबर इंड्यूस करेगा या नॉर्मल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा। ठीक है जी, तो ये इसका काम है और इसकी नॉर्मल एक पाथवे है। ठीक है जी, डू यू अंडरस्टैंड, अभी तक आपको समझ आया, अभी तक समझ आया। देखिए मैंने अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यहां तक क्या पढ़ा हमने, यहां तक क्या पढ़ा हमने, यहां तक सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस किया। ठीक है जी, पिट्यूटरी ग्लैंड जो आपके पास है, इसका हमने क्या डिस्कस किया, इसका हमने एनाटॉमी डिस्कस किया। ठीक है जी, एनाटॉमी और हार्मोन्स विच आर एक्टिंग ऑन द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है जी, हार्मोन्स और वो सारी चीजें पढ़ी। ठीक है जी, अब देखें तो ये तो सारा नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है, ठीक है, जो हमने पढ़ ली। कभी कभार फिजियोलॉजी वाला मामला होता नहीं है हमारे पास। ठीक है, आपके पास डिजीज फॉर्म के पेशेंट्स आते हैं, पेशेंट्स डू नॉट कम टू यू व्हेन दे आर नॉर्मल, दे ऑलवेज कम टू यू व्हेन दे आर नॉट नॉर्मल। तो नॉट नॉर्मल का मतलब ये है कि आपने उस, क्या पता उनका एडीएच ना बन रहा हो, क्या पता एडीएच बन रहा हो लेकिन एडीएच किडनी पे एक्ट नहीं कर रहा हो। सिमिलरली ऑक्सीटोसिन मेमोरी ग्लैंड्स को स्टिमुलेशन नहीं कर रहा, या ऑक्सीटोसिन बन नहीं रहा। सो दीज आर द थिंग्स व्हिच कम टू यू इन पेशेंट्स। ठीक है जी, अब देखिए नॉर्मली आपने क्या पढ़ा कि हाइपोथैलेमस बड़ा इंपॉर्टेंट है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को एक्ट करवा रहा है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ या हाइपोथैलेमस ग्लैंड हुआ, ये दोनों आपकी मेटाबॉलिज्म में बड़ा अच्छा रोल प्ले करते हैं। व्हाई, बिकॉज मेटाबॉलिज्म किससे रेगुलेट होता है, आपके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ से आ रहा है, वो
पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। कौन इसकी रेगुलेशन करवा रहा है? वो हाइपोथैलेमस करवा रहा है। सो मेटाबॉलिज्म हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ठीक है जी, गोनेडोट्रोपिन्स के जरिए आपका रिप्रोडक्शन वाला सिस्टम कंट्रोल करवा रहा है। रिप्रोडक्शन हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ग्रोथ हो गई, ग्रोथ हार्मोन के जरिए। ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करवा रहा है आपकी बॉडी का? ये हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करवा रहा है, ठीक है जी। दोनों, दे बोथ वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद ईच अदर। इस चीज से बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं इस पिट्यूटरी ग्लैंड से। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ठीक है जी। तो अब ये यहाँ से जो आगे हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, जरा मेरे साथ रिवाइज कीजिए, जरा मेरे साथ आपने रिवाइज करना है, ठीक है जी। दिस इज, अब हम हाइपोथैलेमस को भूल जाते हैं, ठीक है, हाइपोथैलेमस को भूल जाते हैं। ये आपके पास सिर्फ और सिर्फ पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब है और ये पोस्टीरियर है। तो एंटीरियर लोब से कौन से हार्मोन निकले? एंटीरियर लोब से हमने सबसे पहले कौन सा हार्मोन सिक्रीट करवा दिया? सबसे पहले हार्मोन जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था? टीएसएच था ना। पीछे से क्या आ रहा था? टीआरएच आ रहा था, थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, और यहां से टीएसएच रिलीज हो रहा था। इसी तरह दूसरा हार्मोन जो यहां से रिलीज हो रहा था, गोनेडोट्रोफिन जो रिलीज हो रहे थे यहां से, वो क्या थे? वो एफ एस एच और एल एच थे, ठीक है जी। बोथ वर रिलीजिंग फ्रॉम द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है जी। फिर आपके पास तीसरी क्या चीज है? तीसरी आपके पास वो हार्मोन है जो कि जाके एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करवा रही है, उसका क्या नाम है? एसीटीएच, एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन। इसी तरह चौथी बताएं, चौथी कौन सी है? चौथी आपके पास, आपने कहा कि यहां से ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है, ग्रोथ हार्मोन रिलीज करता है। ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज हो गया, और कौन सा रिलीज होता है यहां से ग्रोथ हार्मोन के अलावा? ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन भी होती है ना, ग्रोथ हार्मोन की इनहिबिशन भी होती है, ठीक है जी। ग्रोथ हार्मोन यहां से इस्तेमाल होता है, ये यहां से रिलीज होता है, और यहां से फिर दूसरी कौन सी? प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन भी रिलीज होता है। अब इस ग्रोथ हार्मोन के लिए और प्रोलैक्टिन के लिए पीछे से इनहिबिटरी एक्शन भी हो रहा है, जिसको हम ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं और प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। लेकिन यहां से ये चीजें रिलीज होती हैं, ठीक है जी। बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है आपको? मुख्तलिफ ऑर्गन्स पे ये एक्ट करवा रहा है। पीछे से कौन से हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? पोस्टीरियर लोब से आपके पास कितने हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं? दो हार्मोन्स। एक आपके पास क्या है? एडीएच, और दूसरा आपके पास क्या है? ऑक्सीटोसिन है, ठीक है जी। ये आपके पास सारी पिक्चर है। अब हमने पिट्यूटरी ग्लैंड तो पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड किन किन सेल्स पर, किन किन टारगेट सेल्स पर एक्ट कर रहा है, उनको हमने डिटेल में पढ़ना है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिंग ऑन द थायराइड, तो हम थायराइड के हार्मोन्स पढ़ेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिंग ऑन द गोनेड्स, तो हम गोनेड्स के हार्मोन्स पढ़ेंगे। ऐसे हार्मोन्स, सॉरी, ऐसे ड्रग्स जो कि गोनेड्स की, कभी कभार आपको टीएसएच नहीं चाहिए होगा, लेकिन कभी कभार यू विल नीड टीएसएच, तो उस सूरत में आपने एगोनिस्ट भी पढ़ने हैं, आपने एंटागोनिस्ट भी पढ़ने हैं थायराइड के। इसी तरह गुनेट्स के भी एंटागोनिस्ट कभी कभी चाहिए होते हैं, कभी कभी हमें एगोनिस्ट चाहिए होते हैं, तो आपने यहाँ पे भी जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पढ़ना है। ग्रोथ हार्मोन का एगोनिस्ट भी पढ़ना है आपने, और एंटागोनिस्ट भी पढ़ना है। समझ आ रही है? जरूरत के मुताबिक आपने चीज इस्तेमाल करनी है, बट वी हैव टू स्टडी बोथ द मिमिकिंग द, वो ड्रग्स जो कि मिमिक करते हैं इनके इफेक्ट को, और वो ड्रग्स जो कि इनहिबिट करते हैं इनके इफेक्ट को। बोथ ऑफ द ड्रग्स वी विल स्टडी इन टुडेज लेक्चर। यहां तक आपको सारा समझ आया? मैंने आपको आगे का प्लान भी बता दिया कि हम हर एक ऑर्गन पे इसका इफेक्ट पढ़ेंगे। अभी हम आगे हर हर एक ऑर्गन के ड्रग्स पढ़ेंगे, थायराइड के, गोनेड्स के, कॉर्टेक्स के, ग्रोथ हार्मोन के, प्रोलैक्टिन के, एडीएच के और ऑक्सीटोसिन के। यहां तक अगर आपको सबको समझ आ गया, कैन वी गो अहेड? जा सकते हैं आगे? अच्छा जी, चलें जी, ठीक है, इसको जरा साइड पे रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है? आपने क्या पढ़ा? पिट्यूटरी ग्लैंड सारा पढ़ लिया, पिट्यूटरी ग्लैंड की वर्किंग भी आपने पढ़ ली। अब पिट्यूटरी ग्लैंड किन चीजों पे एक्ट करवा रहा है आपको? फॉर एग्जांपल पिट्यूटरी ग्लैंड इज एक्टिंग, हमारे पास कितने हैं? 20 मिनट है, 20 मिनट है कि 10 मिनट है? राशिद, ऐसा हो सकता है कि हम इसको सिर्फ पॉज कर लें, और तो हम क्या पढ़ रहे थे? हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ लिया, ठीक है जी। पिट्यूटरी ग्लैंड किन किन ग्लैंड्स को रेगुलेट करवा रहा है? सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड से आपने देखा कि दिस वाज योर पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। यहाँ से सबसे पहले जो हार्मोन रिलीज हो रहा था वो टीएसएच था। टीएसएच क्या करता है? टीएसएच जाता है और किस पे एक्ट करवा रहा है? किस पे एक्ट करता है? वो थायराइड पे एक्ट करता है, ठीक है जी। तो कभी कभार आपको थायराइड, मतलब आप थायराइड पे एक्ट करवा रहे हैं। थायराइड की जो फंक्शन है वो किससे रेगुलेट होती है? वो टीएसएच से रेगुलेट होती है, ठीक है जी। और टीएसएच कहां से आ रहा है? वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आ रहा है। तो हम थायराइड को जरा डिटेल में पढ़ते हैं कि ये टीएसएच जब थायराइड पे आता है तो थायराइड से कैसे थायराइड के हार्मोन्स निकलते हैं, कैसे इससे टी3 और टी4 सिक्रीट होता है, और टी3 और टी4 जाकर करता क्या है। तो ये नॉर्मल चीज हमने पढ़नी है, ठीक है जी। सबसे पहले हम थायराइड के की एनाटॉमी पढ़ेंगे, और थायराइड की एनाटॉमी पढ़ने के बाद थायराइड के जो हार्मोन्स हैं उनकी प्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है जी। ठीक है जी। अच्छा, तो चले, सबसे पहले क्या है थायराइड? थायराइड किस शक्ल का होता है जी? थायराइड आपके पास ये है, दिस इज योर थायराइड, ठीक है जी। थायराइड आपके पास ऐसे हो गया, और
तकरीबन तकरीबन ऐसे किस्म का होता है कुछ, ठीक है। यहां पर आपको थायराइड के सेल्स मिलेंगे, ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं, हमने थायराइड की एनाटॉमी इसको जरा जूम करके देखते हैं ताकि हम समझ लें कि इन सेल्स के अंदर, इन फॉलिकुलर सेल्स के अंदर सिक्रीशन सॉरी प्रोडक्शन कैसे होती है इस थायराइड हार्मोन की, ठीक है जी। तो इसको जरा जूम करके देखते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने इस एक सेल को जूम किया, यहाँ ये जो एक पिक्चर है हमने इसको जूम कर दिया, ठीक है जी। तो जूम करके हमें क्या नजर आता है, हमें ये चीज ऐसे नजर आती है, फॉर एग्जांपल दिस इज वन सेल, ठीक है जी। ये आपके पास वो एक सेल है, ठीक है जी। और ये उस सेल के बाहर उसका मेम्ब्रेन पड़ा हुआ है, ठीक है जी। सो दिस इज द पैराफोलिकुलर सॉरी द फॉलिकुलर सेल, ठीक है जी। और फॉलिकुलर सेल के एक तरफ आपके पास क्या होता है, ब्लड होता है, दूसरी तरफ उसके आगे कोलॉइड होता है, ठीक है जी। तो ये आपके पास वो सेल है, ठीक है जी। जरा सा इसको हम मजीद डिटेल में करके देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, हमें एक पिक्चर नजर आती है एक सेल की, ठीक है जी। वो सेल क्या है, दिस इज दैट सेल, ठीक है जी। और इस सेल के एक तरफ मैंने क्या कहा कि क्या है, ब्लड है, ठीक है जी। ये आपके पास ब्लड स्ट्रीम है। और दूसरी तरफ इसके क्या है, वो कोलॉइड है, कोलॉइड एनवायरनमेंट, ठीक है जी, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। और ये बजाते खुद क्या है, ये बजाते खुद सेल है, द फॉलिकुलर सेल ऑफ योर थायराइड, ठीक है जी। अब देखें जरा, सबसे पहले जब आप थायराइड हार्मोन्स की सिंथेसिस की बात करते हैं, T3 और T4 के सिंथेसिस की बात करते हैं, तो टी थायराइड हार्मोन्स के थायराइड हार्मोन्स की जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में दो इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। थायराइड हार्मोन्स की जो सिंथेसिस है, उसकी सिंथेसिस में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है जी। एक आपके पास चाहिए होता है आपको थायरो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ठीक है जी, जो कि अंदर ही इसके अंदर बनता है, वो थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन चाहिए होता है आपको। और थायरोग्लोबुलिन के साथ आपको आयोडीन चाहिए, आयोडीन चाहिए। तो ये दोनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी, इन दोनों चीजों के मिलकर मिलाप से आपके पास क्या बनेगा, आपके पास T3 और T4 बनेगा, ठीक है जी। अब देखें, फॉर एग्जाम्पल हम थायरोग्लोबुलिन की बात करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्या होता है, एक यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है सेल के अंदर, हर सेल के अंदर होता है, आपको भी पता है, ठीक है, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एक आपका ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बन गया, ठीक है जी। इसके अंदर ये थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन बना हुआ है। अब जैसे ही ये ईआर से बनता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनता है, इसको बाहर निकाल दिया जाता है सेल के। सेल से जब ये बाहर आता है तो ये एक स्ट्रैंड की फॉर्म में होता है, ठीक है, एक स्ट्रैंड थ्रेड लाइक फॉर्म में होता है। कौन सी चीज की बात हो रही है जी, ये इसमें क्या था, थायरोग्लोबुलिन था, थायरोग्लोबुलिन था। तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास थायरोग्लोबुलिन ही है, थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है जी। थायरोग्लोबुलिन बाहर आ गया, अब बाहर आकर ये कोलॉइड में बैठ गया। इस थायरोग्लोबुलिन से अकेला T3 और T4 नहीं बन सकता था, तो इसको T3 और T4 बनने के लिए आयोडीन चाहिए था। आयोडीन ब्लड स्ट्रीम में आ रहा था बाय द डाइटरी न्यूट्रिशन, ठीक है। डाइट से में आपने क्या खाया, आपने नमक खाया, नमक आयोडीनाइज था। और इस नमक में जो आयोडीन था उसने अभी सेल के अंदर आना है, लेकिन ये अकेले आ नहीं सकता। यहाँ पर जो आपके पास जो सेल पाया जाता है, वो सेल इस आयोडीन को अकेले लेके आ नहीं सकता, वाई, बिकॉज इट इज चार्ज। तो ये इसके साथ एक दूसरी चीज को भी अंदर लेके आ जाता है जिसका नाम होता है सोडियम। तो सोडियम और आयोडीन, सोडियम आयोडीन ट्रांसपोर्टर चैनल के जरिए, ये क्या है, ये कौन सा चैनल है, ये आपके पास सोडियम और आयोडीन चैनल है, ठीक है जी। इस चैनल के जरिए आयोडीन और सोडियम दोनों अंदर आ गए। अब सोडियम भी अंदर आ गया, आयोडीन भी अंदर आ गया, ठीक है जी। लेकिन इस आयोडीन को अंदर रहने नहीं दिया जाता, ये अंदर रिटेन नहीं हो सका, इसको भी बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है जी। व्हेन दिस आयोडीन इज सेंड इनटू द कोलॉइड एनवायरनमेंट, तो कोलॉइड एनवायरनमेंट में ये क्या है, ये आयोडीन माइनस है, इसकी कन्वर्जन हो जाती है, इस आयोडीन की कन्वर्जन हो जाती है, ठीक है जी। अब इसकी कन्वर्जन कौन करवा रहा है, किस चीज में करवा रहा है, इसकी कन्वर्जन आई माइनस से आई नेगेटिव से आई नॉट हो जाती है, ठीक है जी। इसको मेरे ख्याल में आयोडाइड कहा जाता है, और या इसको आयोडाइड कहा जाता है, आई डोंट नो, नाम नहीं आता, लेकिन बस आप सिर्फ साइन से याद रख लें, ठीक है जी। कि आपके पास आयोडीन नेगेटिव था, वो कन्वर्ट हो गया आयोडीन नॉट में बाय द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है जो इस आयोडीन की इस फॉर्म में कन्वर्जन करता है, उस चीज का नाम होता है जी आपके पास थायराइड पर ऑक्सीडेज, पर ऑक्सीडेज, ठीक है जी। तो ये थायराइड पर ऑक्सीडेज आपके पास एक एंजाइम है जो कि इसकी कन्वर्जन करवा है। अब कन्वर्जन में क्या हुआ, अब कन्वर्जन होने के बाद आयोडीन नॉट और ये थायरोग्लोबुलिन मिल जाएंगे, ठीक है जी। थायरोग्लोबुलिन हो गया, और थायरोग्लोबुलिन के साथ ये वाला आयोडीन, ये दोनों क्या कर जाएंगे, मिल जाएंगे, ठीक है जी। मिलने का मतलब ये है कि ये आयोडीन इस थायरोग्लोबुलिन के अंदर एम्बेड हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं जी आयोडिनाइजेशन। क्या बोलते हैं, आयोडिनाइजेशन ऑफ व्हाट, आयोडिनाइजेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन, थायरोग्लोबुलिन प्रोटीन। मतलब थायरोग्लोबुलिन की क्या हो गई, आयनाइजेशन हो गई। थायरोग्लोबुलिन आपके पास कैसे था, वो आपके पास ऐसे था,
ठीक है जी, दिस वाज योर थायरोग्लोबुलिन। और इसके अंदर अब आयोडीन जो है वो इस तरह अंदर चिपक चिपक के बैठ गया। ठीक है जी, ये आपके पास अंदर एम्बेड हो गया। तो इसको आप कह सकते हैं कि इस छोटे से ब्लू से मॉलिक्यूल की आयोडीनाइजेशन हो गई। अब आयोडीनाइजेशन के बाद इसकी क्या हो जाती है, इसकी थोड़ी बहुत कॉन्जुगेशन हो जाती है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, ठीक है। कॉन्जुगेशन का मतलब ये है कि इसकी थोड़ी सी फॉर्म चेंज हो जाती है, और ज्यादा नहीं होती, बस थोड़ी सी चेंज हो जाती है थोड़ा सा, और फिर दोबारा कॉन्जुगेशन के बाद ये थायरोग्लोबुलिन हार्मोन जो है दोबारा सेल के अंदर आ जाता है। सेल के अंदर जब ये दोबारा आ जाता है तो मैं फिर आपको जरा दिखाता हूँ, ठीक है। ये आपके पास इसकी शेप है, ठीक है जी, और ये इसके ऊपर आयोडीन लगा हुआ है, ठीक है जी। तो ये आयोडिनाइज्ड फॉर्म अंदर आ जाती है। अंदर आने के बाद ये आयोडिनाइज्ड फॉर्म आपके पास कहाँ चली जाती है, ये इसकी आपके पास प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स होते हैं। उन प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स की वजह से इसकी क्या हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। अब ये दो अदर प्रोडक्ट्स जो आपके पास बने हैं, ये इन दोनों में टूट जाता है। एक एक आपके पास जो चीज होती है वो दो में तब्दील हो जाती है, ठीक है जी। और ये किस तरह से तब्दील हुआ, ये आपके पास प्रोटियोलाइसिस से तब्दील हुआ। प्रोटियोलाइसिस से तब्दील हुआ। किस चीज में तब्दील हुआ, एक एक आपके पास एक चीज, एक मॉलिक्यूल टूट गया दो मॉलिक्यूल्स में, और उन दोनों मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है, एक का नाम आपके पास है जी T3 और दूसरे का नाम है T4। So this is how T3 and T34 are formed inside the cells of your thyroid. T3 और T4 जब बन जाते हैं फिर ये आपके एक चैनल के जरिए बाहर चले जाते हैं ब्लड के अंदर, ठीक है जी। तो ब्लड के अंदर T3 और T4 आ जाता है। This is how thyroid hormones are produced and they are secreted in the blood, ठीक है जी। अब थायराइड क्या है, थायराइड अब एंडोक्राइन ग्लैंड है या एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब ये है कि ये अपने सिक्रीशंस ब्लड में छोड़ रहा है, जिस तरह इसने थायराइड हार्मोन्स बनाए और उनको ब्लड में छोड़ दिया, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आई, यहां तक आप सबको समझ आई, यहां तक आप सबको समझ आई। अच्छा जी, एक मिनट जी, एक मिनट, सिर्फ एक मिनट। अच्छा जी, तो आपको समझ आई, आपको T3 और T4 की फॉर्मेशन समझ आ गई, ठीक है। अब T3 और T4 की सिर्फ फॉर्मेशन नहीं होती, इनकी वर्किंग भी होती है। अब ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम इन चीजों को इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इनके ड्रग्स पढ़ सकें, ठीक है जी। ड्रग्स पढ़ने से पहले आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए, थायराइड के ड्रग्स पढ़ने से पहले, हाइपोथायरॉयडिज्म के ड्रग्स और हाइपरथायरॉयडिज्म के ड्रग्स पढ़ने से पहले, ठीक है जी। अब आपने T3 और T4 पढ़ लिया। T3 और T4 क्या करता है, ये जाता है और आपके किसी सेल के ऊपर, जाहिर सी बात है इसने किसी सेल पर एक्ट करना है, एक्ट तो करना है ना इसने सेल के ऊपर। तो ये आपके पास फॉर एग्जांपल सेल आ गया, ठीक है जी, और ये उसका न्यूक्लियस आ गया। तो ये T3 और T4 अंदर आता है इसके अंदर, ठीक है जी। यहाँ पर ये दोनों आ जाते हैं, एक तरफ आपका क्या आ जाता है, एक वाला, दूसरी तरफ आपका दूसरा आ जाता है, ठीक है जी। तो फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास T4 है और ये आपके पास T3 है, दोनों अंदर आ गए सेल के, दोनों सेल के अंदर आ गए। अब T3 आपके पास फंक्शनल है, एक्टिव हार्मोन है थायराइड का, और T4 एक्टिव नहीं होता। इस ये सिर्फ जो है ना, मतलब इसमें काम करने की सलाहियत नहीं होती, ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए पड़ा होता है, ताकि कब मतलब कि जब T3 कम हो जाए तो ये खुद को कन्वर्ट कर देता है T3 में, और T3 का काम फिर दोबारा से स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिर्फ कन्वर्जन के लिए एक स्टोर हाउस की तरह पड़ा होता है, काम इसका ज्यादा नहीं होता, इट इज नॉट दैट मच एक्टिव। बट पोटेंट जो थायराइड हार्मोन है वो आपका ये है T3, जो ज्यादा ज्यादा से काम करता है। तो देखें, फॉर एग्जाम्पल T3 क्या काम करता है, T3 सेल के अंदर जाता है और न्यूक्लियस को बताता है कि तुमने इस तरह काम करना है। न्यूक्लियस फिर क्या करता है, यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस करता है, जिस तरह T3 की डिमांड होती है, जिस तरह T3 का कमांड होता है, उसी तरह न्यूक्लियस प्रोटीन बनाता है, ठीक है जी। अब ये T3 अगर कम हो जाए तो T3 कम होने का मतलब यह है कि आपके पास अभी प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं हो रही, तो T4 कन्वर्ट हो जाता है T3 में। T3 की कन्वर्जन जो T4 की जब कन्वर्जन होती है T3 में, तो वो एक हार्मोन के, वो एक एंजाइम के जरिए होती है। उस एंजाइम को हम D1 भी बोलते हैं और D2 भी बोलते हैं। ये दो एंजाइम्स हैं जो कन्वर्जन करते हैं T4 से T3 की। T3 क्यों बनना जरूरी है, बिकॉज T3 काम करने के लिए चाहिए होता है और T4 काम नहीं कर सकता, दैट इज वाई T4 कन्वर्जन हो जाती है बाय द हेल्प ऑफ D1 एंड D2 एंजाइम, ठीक है जी। कभी कभार ये होता है कि आपका T4 T3 में कन्वर्ट होने की बजाय क्या हो जाता है, वो बन जाता है रिवर्स T3 बन जाता है, रिवर्स T3 में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये रिवर्स T3 जो है ना, ये आपके पास इनएक्टिव फॉर्म होती है। अब मतलब ये है कि रिवर्स T3 नहीं बन सकता। तो अगर T4 पड़ा हुआ है तो वो तो T3 बन जाएगा, लेकिन अगर आपको T3 की जरूरत पड़ी और आपके पास T4 नहीं है बल्कि रिवर्स T3 है, तो फिर आपका T3 नहीं बन सकता। तो T4 जब रिवर्स T3 में बनता है तो उसके लिए कौन सा हार्मोन चाहिए होता है, उसके लिए आपके पास D3 हार्मोन चाहिए होता है, ठीक है जी। तो D1 और D2 T4 की कन्वर्जन में, T4 की कन्वर्जन इनटू T3 में काम आते हैं, और T4 की कन्वर्जन इनटू रिवर्स T3 में आपके पास D3 हार्मोन आता है। ये आपका एमसीक्यू है, ठीक है जी। ये बड़े मजे का एमसीक्यू है आपके पास।
ठीक है जी। अब जैसे ही आपके पास आपने इसको समराइज करना है, तो समरी कहाँ से करें? समरी शुरू करें सिंथेसिस से। सिंथेसिस कैसे स्टार्ट हुई? आयोडीन से क्या, ब्लड से आयोडीन आया और अंदर से थायरोग्लोबुलिन आया, इन दोनों की कन्वर्जन हुई, सॉरी कम्बिनेशन हुई, कम्बिनेशन से अंदर गया और प्रोटियोलाइसिस हुआ और T3 और T4 बना। T3 और T4 दोबारा आपके पास ब्लड में शामिल हो गया और ब्लड में शामिल होकर अंदर सेल पर एक्ट कर, टारगेट सेल पर एक्ट कर रहा है। टारगेट सेल में काम किसका ज्यादा होता है? वो T3 का ज्यादा होता है। T4 की कन्वर्जन जब होती है T3 में तो किसके जरिए होती है? D1 और D2 के जरिए होती है। और T4 की कन्वर्जन जब रिवर्स T3 में होती है तो D3 के जरिए होती है। D3 क्या है? D3 आपके पास डी आयोडीनेज एंजाइम होता है। डी आयोडीनेज 1, डी आयोडीनेज 2, डी आयोडीनेज 3, ये 3 एंजाइम चाहिए होते हैं आपको। यहां तक आपको समझ आया? ड्रग्स अब हम अभी पढ़ेंगे। आपको यहां तक समझ आया? थायराइड का फंक्शन, थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, प्रोडक्शन, सब कुछ समझ आया? क्या बात है जी। ठीक है, ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब हम ड्रग्स की तरफ चलते हैं। ठीक है, ड्रग्स जरा मुझे इधर ही लिख लेने चाहिए थे, लेकिन चले मैं एक काम करता हूँ, ज्यादा प्यारा आएगा ना फिर। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास, अब आपके पास ये सारी पिक्चर है। ठीक है, दिस इज योर पिक्चर। अब देखें थायराइड तो ये नॉर्मल काम है थायराइड का, T3 और T4 का नॉर्मल काम है। कभी कभार आपके पास पेशेंट आता है जिसका T3 कम होता है। अब T3 कम है तो इसको हम कौन से कंडीशन बोलते हैं? और दूसरा पेशेंट आता है, वो कहता है उसमें T3 और T4 ज्यादा बनता है, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? ये दोनों कंडीशंस क्या क्या है, मुझे आपसे जवाब चाहिए। एक पेशेंट है उसमें T3 और T4 कम है और दूसरा पेशेंट है उसमें T3 और T4 ज्यादा है, तो इन दोनों पेशेंट्स को अलग अलग से नाम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? दोनों कंडीशन का अलग अलग नाम है। जी बिल्कुल, एक को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, दूसरे को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट जो होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म, उसको आपने कैसी दवाई देनी है? जो कि T3 और T4 की तरह काम करे या T3 और T4 को बंद करने का काम करे? T3 और T4 की तरह काम करना है। ठीक है जी। जब आप कंडीशंस पढ़ते हैं या डिजीजेस पढ़ते हैं थायराइड के, तो थायराइड की डिजीजेस में आपके पास डिजीजेस या कंडीशंस, डिजीजेस ऑफ थायराइड, तो इसमें आपके पास दो कंडीशन आती है। ठीक है जी। एक कंडीशन आपके पास कौन सी है? एक कंडीशन आपके पास है जी हाइपोथायरॉयडिज्म। ठीक है जी। एक कंडीशन आपके पास कौन सी है? हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन, हाइपोथायरॉयडिज्म। दूसरी आपके पास कौन सी है? दूसरी कंडीशन आपके पास है जी हाइपर थायरॉयडिज्म, हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है जी। इन दोनों को आप जब ट्रीट करते हैं या इन दोनों के ड्रग्स जब आप पढ़ते हैं, तो लाजमी बात है दोनों को सेम ड्रग से तो आप ट्रीट नहीं कर सकते। बोथ ऑफ दीज ड्रग्स विल बी डिफरेंट। ठीक है जी। अब आपने अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का पेशेंट ट्रीट करना है, ठीक है जी, तो आपने क्या करना है? आपने बाहर से T3 और T4 देना होगा। ऐसी है, ऐसा ही है। जब आप हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट को ट्रीट करते हैं, तो आप बाहर से T3 और T4 देंगे या T3 और T4 की प्रोडक्शन को ज्यादा करेंगे। ठीक है जी। तो ज्यादा प्रोडक्शन तो आप आयोडीन सप्लीमेंट्री देकर कर सकते हैं कि आप उसे बोलते हैं कि तुम जी, तुम हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट हो, तुम खाने में ज्यादा नमक खाया करो और नमक वो वाला खाया करो जो कि आयोडीनाइज्ड होता है। तो ये तो डाइटरी सप्लीमेंट हुआ। लेकिन ड्रग्स जब हम पढ़ते हैं, तो इस हाइपोथायरॉयडिज्म वाले पेशेंट्स में जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं, उनमें सबसे पहले ड्रग आती है जी आपके पास लीवोथायरॉक्सिन। ड्रग्स इसकी क्या है? सबसे पहले लीवो थायरॉक्सिन। ठीक है जी। लीवोथायरॉक्सिन क्या है? लीवोथायरॉक्सिन आपके पास सिंथेटिक T4 है, मतलब बाहर से बनाया गया T4 है। इट इज अ सिंथेटिक वर्जन ऑफ व्हाट? सिंथेटिक वर्जन ऑफ T4। मतलब आपका T3 और T4 नहीं है, आप बाहर से T4 ज्यादा ले लो, बाहर से T4 ले लो, मसले ही खत्म हो गया। दूसरा आपके पास है जी, आपके पास है जी लायोथायरोनिन, लायोथायरोनिन। ठीक है जी। लायोथायरोनिन क्या है? वो आपके पास सिंथेटिक वर्जन है, लेकिन सिंथेटिक वर्जन ऑफ T4 नहीं है, सिंथेटिक वर्जन ऑफ T3 है। ठीक है जी। तो T3 अगर आपने लेना है बाहर से लायोथायरोनिन ले, और अगर T4 लेना है तो लीवोथायरॉक्सिन ले। ठीक है जी। इसी तरह जो तीसरी ड्रग है, वो आपके पास है जी लायोट्रिक्स। लायोट्रिक्स आपके पास क्या है? लायोट्रिक्स आपके पास सिंथेटिक वर्जन है ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ, सिंथेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन ऑफ T3 एंड T4, दोनों, दोनों आप बाहर से ले रहे हो इन अ कॉम्बिनेशन। ये एक ही ड्रग होती है जिसमें T4 भी होता है और T3 भी होता है। इसका काम क्या काम होता है? ये दोनों को बाहर से प्रोवाइड कर रहा है आपको, T3 और T4। इसको हम लायोट्रिक्स के नाम से जानते हैं। ठीक है जी। चौथी आपके पास कौन सी ड्रग है? नेचुरल थायराइड, नेचुरल नेचुरल थायराइड हार्मोन्स। नेचुरल थायराइड हार्मोन से ये है कि एक जिंदा जिंदा बंदे से के जिस्म से थायराइड हार्मोन लिए होते हैं। ठीक है जी। चाहे वो आपके पास T3 हो या आपके पास T4 हो, ये जिंदा बंदे से लिए होते हैं और नेचुरल होते हैं, और फिर उनकी पैकिंग करके बेचते हैं आपको। ठीक है जी। तो ये सारी चीजें हैं। इसमें हमने बाहर से T4 दिया या T3 दिया। क्यों? क्योंकि बंदे को क्या है? बंदे को हाइपोथायरॉयडिज्म है, उसमें हार्मोन्स कम है, तो हमने बाहर से दे दिए, बात खत्म।
ठीक है जी। लेकिन ऐसा पेशेंट जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, अब आप खुद समझें कि हाइपो नहीं है, हाइपरथायरॉयडिज्म है, तो इसमें हमने क्या करना होगा, या हमने T4 और T3 सेल्स का काम रोकना होगा, उसकी प्रोडक्शन रोकनी होगी। ठीक है जी। प्रोडक्शन हम जिस स्टेप में, सारे स्टेप्स आपने पढ़े ना, सारे स्टेप्स आपने पढ़े प्रोडक्शन के, आप इस सिंथेसिस में जितने स्टेप्स पढ़ते हो, इनमें से किसी भी स्टेप्स को बंद करोगे तो बस T3 और T4 नहीं बनेगा, T3 और T4 नहीं बनेगा तो बस आपका हाइपरथायरॉयडिज्म भी ट्रीट हो जाएगा। तो इसमें जो मकसद होता है हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में, हमारा मकसद ये होता है कि हम T3 और T4 के जोर को कम करें, उनकी क्वांटिटी को कम करना चाहिए। ठीक है जी। तो T3 और T4 की किस तरह कमी करते हैं हम, वो कुछ ड्रग्स लेकर। ठीक है जी। वो ड्रग्स आपके पास कौन सी हैं? सबसे पहले बड़ी मशहूरी जमाना है ड्रग्स, सबसे पहले कौन सी है आपके पास आती है? सबसे पहले ये PTU। ठीक है जी। PTU से क्या आता है? प्रोपाइल 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 थायो यूरासिल। ठीक है जी। प्रोपाइल थायो यूरासिल आ गया। और दूसरी आपके पास है जी मेथेमाजोल, मैथिमाजोल। ठीक है जी। ये दो ड्रग्स हैं जो कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में ले रहे हैं। और ये क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, ये दो ऐसी ड्रग्स तो नहीं है जो कि T4 और T3 की तरह काम करती हों, ये तो उनके खिलाफ काम करती होंगी। तो ये दो ड्रग्स का जो काम है, वो काम किस तरह है? ये मुख्तलिफ स्टेप्स पे थायराइड की सिंथेसिस, T3 और T4 की सिंथेसिस को रोकती है। ठीक है जी। किस तरह रोकती है, जरा मेरे साथ देखें। ये PTU है और मेथेमाजोल है, ये दोनों हार्मोन्स मिलकर क्या करते हैं? ये दोनों हार्मोन्स मिलकर जाते हैं, और एक मिनट जी, ये दोनों हार्मोन्स जाते हैं, ठीक है जी, ये गए यहां से, ठीक है जी, और इस स्टेप को बंद कर देते हैं। ये वाला स्टेप है ना, थायराइड पर ऑक्सीडेज वाला, थायराइड पर ऑक्सीडेज वाला पॉइंट को बंद कर देते हैं। थायराइड पर ऑक्सीडेज क्या करवा रहा था? वो आयोडीन की आयोडाइट में कन्वर्जन करवा रहा था ना। तो अब कन्वर्जन आपने रोक दी, थायराइड पर ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर दिया। जब थायराइड पर ऑक्सीडेज नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली फिर आपके पास आई नॉट भी नहीं बनेगा, और आई नॉट नहीं बनेगा तो आपके पास T3 और T4 बनना स्टॉप हो जाएगा, और आपका हाइपोथायराइडिज्म भी ट्रीट हो जाएगा। तो ये PTU हो गया या मेथेमाजोल हो गया, ये दोनों आपके पास क्या कर रहे हैं? एक थायराइड पर ऑक्सीडेज को ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ एक दूसरा ये आयनाइजेशन वाला प्रोसेस जो है ना, आयनाइजेशन वाले प्रोसेस को भी ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है जी। तो दोनों चीजों के जरिए आपका T3 और T4 कम करने की कोशिश की जा रही है, थायराइड पर ऑक्सीडेज की इनहिबिशन से, या आयोनाइजेशन ऑफ थायरोग्लोबुलिन की इनहिबिशन करवाने से। ठीक है जी। ये इससे क्या होगा? आपका T3 और T4 कम बनेगा, T3 और T4 कम बनेगा तो आपका हाइपरथायरॉयडिज्म वाला इफेक्ट्स भी नहीं आएगा। ठीक है जी। अब इसमें जो ये है ना PTU, ये एक खास किस्म की ड्रग है, ये तो ये काम भी करवाती है, मतलब ये वाले स्टेप्स को भी इनहिबिट करवाती है, लेकिन ये साथ साथ एक और स्टेप को भी इनहिबिट करवाती है। और वो दूसरा स्टेप कौन सा है? वो है जी आपके पास वो कौन सा स्टेप है? ये जो है ना आपके पास PTU, ये जाकर आपके इस वाले D1 को भी इनहिबिट करवाता है। ठीक है जी। PTU ना सिर्फ थायराइड पेरोक्सीडेज और आयनाइजेशन की ब्लॉकेज करवाता है, बल्कि D1 को भी ब्लॉक करवाएगा। अब मुझे बताइए, D1 ब्लॉक हो गया तो क्या T3 का लेवल ज्यादा होगा या T3 का या T4 का लेवल बढ़ेगा? अगर मैंने D1 को ब्लॉक कर दिया, हाइपरथायरॉयडिज्म का पेशेंट है, और उसका मैंने PTU दे दिया उसको, प्रोपाइल थायोरेसिल दे दिया उसको, PTU देने से उसका T3 बढ़ेगा या T3 या T4 बढ़ेगा? कौन सा चीज बढ़ेगा? कौन सा हार्मोन ज्यादा होगा, T3 या T4, बाय गिविंग PTU? जवाब नहीं आ रहा जी, जल्दी करें फटाफट। कौन सा हार्मोन ज्यादा हो रहा है, T3 या T4? T4 ज्यादा होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है जी। T4 क्यों ज्यादा हो रहा है? बिकॉज T4 जिस एंजाइम के थ्रू कन्वर्ट हो रहा था T3 में, वो तो आपने ब्लॉक कर दिया, तो अब T3 नहीं बनेगा बल्कि T4 ही रह जाएगा आपके पास। पीछे से ज्यादा ज्यादा T4 आएगा और इधर ज्यादा ज्यादा T4 जमा होता जाएगा, लेकिन कन्वर्जन नहीं होगी इसकी। सो दैट इज वाई, दैट इज हाउ यहाँ पर हम T3 के की क्वांटिटी को कम करते हैं बाय इनहिबिटिंग T4 कन्वर्जन, और यहाँ पर तो हम इसकी सिंथेसिस को ही स्लो करवा देते हैं। ठीक है जी। ठीक है जी। ये आपके पास ड्रग्स हैं, मुख्तलिफ किस्म के ड्रग्स हैं, बड़ी आसान सी ड्रग्स हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म के ड्रग्स और हाइपोथायरॉयडिज्म के ड्रग्स और हाइपरथायरॉयडिज्म के ड्रग्स। ठीक है जी। दोनों अगर आपको समझ आ गए तो आपका द ड्रग्स एक्टिंग ऑन थायराइड खत्म हो गया। ड्रग्स एक्टिंग ऑन थायराइड का यहीं पर इख्तिताम होता है। बंद कर दीजिए जी जरा ये मीटिंग। जी, तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा, और पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन रिलीज हो रहा था TSH, वो TSH थायराइड को क्या करवा रहा था? रेगुलेट करवा रहा था। तो हमने वो चीज पढ़ ली। ठीक है जी। अब एक और चीज यहाँ से रिलीज होती है, जिसका नाम होता है जी क्या नाम होता है जिसका? FSH और FSH
और आपके पास LH, ठीक है जी। तो LH और FSH की सिक्रीशन को रेगुलेशन कैसे की जाती है, अब हम वो पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो बेसिकली FSH हो गया या LH हो गया, वो पीछे से रेगुलेट होते हैं GnRH के जरिए, ठीक है जी। पीछे से क्या आता है, पीछे से GnRH आता है, और GnRH फिर रिलीज क्या करवाता है, वो FSH और LH को रिलीज करवाता है, ठीक है जी। तो हम ऐसे ड्रग्स पढ़ेंगे जिसका नाम क्या होगा, ड्रग्स रेगुलेटिंग द GnRH फंक्शन, वो ड्रग्स जो कि GnRH की फंक्शन को रेगुलेट करवाएंगे, ठीक है जी। अब वो कौन सी ड्रग्स है और उसका हमें क्या क्या फायदा होगा, क्या क्या थेराप्यूटिक यूज है, अब हम वो आगे पढ़ेंगे, ठीक है जी। नॉर्मली आपको पता है मैंने क्या कहा कि GnRH आता है और वो FSH और LH की सिक्रीशन करवाता है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है, आपको पता भी है, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर कौन से सेल्स हैं जिनसे FSH और LH निकलता है, कौन से सेल्स हैं, गोनेडोट्रॉफ्स है ना। और वो गोनेडोट्रॉफ्स फॉर एग्जांपल ये है, ये फॉर एग्जांपल वो गोनेडोट्रॉफ्स है, ठीक है जी। दीज आर द गोनेडोट्रॉफ्स, समझ लें कि ये आपके पास गोनेडोट्रॉफ्स है। तो इस गोनेडोट्रॉफ्स के ऊपर एक रिसेप्टर लगा होता है ना, जिस रिसेप्टर के साथ लगना होता है GnRH ने। GnRH पीछे से आया, पीछे से कहां से आया, पीछे से पिट्यूटरी से आया, पिट्यूटरी लोब, पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से आया, GnRH आया, GnRH यहाँ पर एक रिसेप्टर पे लगा। इस रिसेप्टर का क्या नाम होता है, इस रिसेप्टर का नाम होता है जी GnRH रिसेप्टर। GnRH रिसेप्टर स्टिमुलेट होगा तब जाके गोनेडोट्रॉफ्स गोनेडोट्रॉफ्स स्टिमुलेट होंगे और उनसे FSH निकलेगा ना, ऐसा ही है ना। मतलब GnRH की स्टिमुलेशन और इसका आगे तब काम होगा जब GnRH की स्टिमुलेशन होगी, इस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन होगी बाय GnRH, ठीक है जी। तो अब हम वो ड्रग्स पढ़ते हैं जिन ड्रग्स की को इस्तेमाल करके हम GnRH की या इनहिबिशन करवाते हैं किसी किसी केस में, या उसकी स्टिमुलेशन करेंगे किसी किसी केस में। तो GnRH रिसेप्टर्स भी पाए, GnRH रिसेप्टर एगोनिस्ट भी पाए जाते हैं, और वो ड्रग्स भी पाए जाते हैं जो कि GnRH रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं, ठीक है जी। तो अभी हम क्या हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम यही चीज पढ़ने जा रहे हैं कि कुछ ड्रग्स आपके पास क्या है, कुछ ड्रग्स आपके पास GnRH रिसेप्टर एगोनिस्ट होती हैं और कुछ एंटागोनिस्ट होती हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, सबसे पहले आइए पढ़ते हैं GnRH एगोनिस्ट, ठीक है जी। GnRH एगोनिस्ट आपको कब चाहिए होते हैं, कब आपको GnRH एगोनिस्ट चाहिए। एगोनिस्ट का क्या मतलब है, जब Can मैं you explain GnRH, in English, please, doctor? सॉरी व्हाट, Can you explain in English, please? वेयर आर यू फ्रॉम, Egypt. Egypt, okay. This session is not for the international students. It's only for the local students, which are our common people speaking common language. I cannot teach all the lecture in English, but I will use some words and some sentences to clear in the end. Okay. Okay, I'm sorry. Okay. If you if you can cope with us, it's okay. If you cannot, so I'm sorry again. Okay. Okay, no Let's see. problem, doctor. Let's see. Okay. Let's see. Acha, कुछ drugs, there are some drugs which will inhibit this GnRH receptor, and after the inhibition, there will be no FSH and LH secretion. Sometimes you do not want FSH and LH. In that case, you use GnRH receptor inhibitors, and in some cases, like azoospermia or oligospermia, like what we can say, when there is no follicular maturation in females and they want to have babies and they cannot have babies, so you want to increase FSH. In that case, what you will use, you will use GnRH receptor agonist. Okay, why? Because you want to increase FSH. So depending upon the condition, we use either GnRH agonist and either GnRH antagonist. ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम GnRH एगोनिस्ट की बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि एगोनिस्ट क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, GnRH एगोनिस्ट क्या काम करते हैं। ये फॉर एग्जांपल गोनेडोट्रॉफ है और ये गोनेडोट्रॉफ के ऊपर रिसेप्टर पड़ा हुआ है। दिस रिसेप्टर इज नोन एज GnRH रिसेप्टर, ठीक है जी। ये रिसेप्टर क्या करता है, ये रिसेप्टर पर आकर लगेगा आपका GnRH, ठीक है जी। और इससे रिलीज क्या होगा, इससे रिलीज होगा फिर आपका FSH एंड LH, ठीक है जी। तो मुझे कब LH, जब मुझे FSH और LH ज्यादा चाहिए होंगे तब मैं GnRH एगोनिस्ट इस्तेमाल करूंगा। क्यों, क्योंकि वो ज्यादा इस रिसेप्टर की स्टिमुलेशन करवाएंगे और ज्यादा मेरे पास FSH और LH बनेगा। वो किन कंडीशंस हैं जिनमें मुझे एगोनिस्ट इस्तेमाल करनी होती है, देखें मुझे उन कंडीशंस में जब मुझे स्पर्मेटोजेनेसिस करना हो, जेनेसिस करना हो, जब मुझे आपके पास, जब मुझे फॉलिकल होते हैं ना, फॉलिकल्स, एग्स जो होती हैं फीमेल्स की या फॉलिकल्स होते हैं, तो उन फॉलिकल्स की मुझे क्या करवानी हो, फॉलिकल डेवलपमेंट करनी हो, उनकी मैचुरेशन करनी हो, डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन करनी हो, तो उसके लिए भी FSH और LH ज्यादा चाहिए होता है। तो अगर मुझे ये दोनों चीजें करनी हो तो फिर मैंने GnRH को ज्यादा करना है बाय गिविंग GnRH एगोनिस्ट, ठीक है जी। अब वो ड्रग्स कौन सी है, वो एगोनिस्ट कौन से हैं, वो एगोनिस्ट में सबसे पहले आपके पास क्या आता है, सबसे पहले उनमें आपके पास आता है जी गोसेरेलिन, ठीक है, GOSR
SERELIN, ठीक है जी। गोसेरेलिन है, फिर आपके पास है जी हिस्ट्रेलिन, हिस्ट्रेलिन है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास है जी ल्यूप्रोलाइड है, ल्यूप्रोलाइड है, और इसके अलावा आपके पास है जी नेफेरेलिन, नेफेरेलिन। ये सारी चीजें क्या हैं? These are all the drugs which are GnRH agonists and they will be used in conditions when you require more FSH and LH. FSH और LH ज्यादा होगा, it will lead to increase androgen secretion. एंड्रोजन एंड एस्ट्रोजन रिलीज ज्यादा होगा। जब एंड्रोजन और ये सारी चीजें ज्यादा हो जाएंगी तो फिर ऑब्वियसली आपकी क्या कहती हैं, आपकी फर्टिलिटी भी बेहतर होगी। तो मोस्टली इन दैट केसेस वी यूज दीज एगोनिस्ट, GnRH एगोनिस्ट, ठीक है जी। कभी कभार हमें नहीं चाहिए होते, व्हेन वी डू नॉट वांट FSH एंड LH इंक्रीज्ड इन सम कंडीशंस। कौन सी कंडीशंस है? फॉर एग्जांपल आपके पास ओवरीज का कैंसर है, ओवरीज का कैंसर है, या आपके पास टेस्टिकुलर कैंसर है, टेस्टिकल्स का कैंसर है। फिर आपने क्या करना है? आपने टेस्टिकल्स की या ओवरी की ज्यादा ज्यादा स्टिमुलेशन करनी है। वहां पे अगर ट्यूमर है वो तो ऑलरेडी ज्यादा बना रहा होगा ना FSH और LH। तो फिर आपने क्या करना होगा? आपने ऐसी चीज इस्तेमाल करनी होगी जो आपके इस बढ़ते हुए हार्मोनल सेंसिटिव कैंसर हो उनकी रोकथाम करेगा, या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो। गायनी की प्रॉब्लम भी होती है ना, फॉर एग्जांपल मेल में क्या हो जाएगा, मेल के प्रॉब्लम्स हो गए, फीमेल के प्रॉब्लम्स हो गए। आई डोंट वांट टू गो इनटू द गायनेकोलॉजी डिटेल, लेकिन बस सिर्फ ये है कि आप उन कंडीशंस में फिर क्या इस्तेमाल करते हैं, उनमें फिर आप GnRH लेते हैं, लेकिन GnRH एंड एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है जी। GnRH एंटागोनिस्ट देने का क्या फायदा होता है? इसके कुछ जरूरी मकसद होते होंगे ना। वो मकसद क्या है? जब आपको इट इज यूज्ड इन व्हेन 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 देयर इज हार्मोनल सेंसिटिव कैंसर्स, ऐसे कैंसर जो कि आपके हार्मोन से ज्यादा होता हो, तो फिर आपने हार्मोन्स कम सिक्रीट करवाने हैं बाय यूजिंग GnRH एंटागोनिस्ट, ठीक है जी। तो या आप कैंसर्स में, या आप गायनोकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में दे सकते हैं, ठीक है जी। और वो डिपेंड करते हैं, मुख्तलिफ किस्म की चीजें होती हैं, बस आपने चीज याद रखनी है, ठीक है जी। अब इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी हैं? इसमें आपके पास जो ड्रग्स आती हैं उनमें आपके पास है जी सबसे पहले डेगर एलेक्स, डेगा डेगा रेलिक्स है, ठीक है जी। इस तरह आपके पास है जी एलागोलिक्स है, एला एलागोलिक्स है। इसके अलावा आपके पास है जी गैनी रेलिक्स, गैनी रेलिक्स है। और इसके अलावा आपके पास है जी सेट्रो रेलिक्स है, ठीक है जी। ये सारी वो ड्रग्स हैं जो कि क्या करती हैं, ये सारी वो ड्रग्स हैं विच विल लीड टू डिक्रीज इन LH सिक्रीशन एंड डिक्रीज इन FSH सिक्रीशन, ठीक है जी। वाई? बिकॉज दे आर GnRH एंटागोनिस्ट एंड दे आर इनहिबिटिंग द GnRH एक्शन ऑन द गोनेडोट्रॉप्स। गोनेडोट्रॉप्स की इनहिबिशन करवाएंगी तो उनसे फिर FSH और LH भी नहीं निकलेगा, ठीक है जी। ये आपके पास वो ड्रग्स हैं जो कि आप लेते हैं GnRH की कंट्रोलिंग के लिए, GnRH की कंट्रोलिंग में, ठीक है जी। यहां तक आपको समझ आया? GnRH की कंट्रोलिंग के लिए आपने ये ड्रग्स ले लिए। अब फॉर एग्जांपल आपने GnRH दे दिया, और GnRH वाले ड्रग्स फॉर एग्जांपल आपके पास नहीं अवेलेबल, आपका मकसद है कुछ, यू वांट टू इंक्रीज या डिक्रीज FSH, ठीक है। इफ यू वांट टू इंक्रीज और डिक्रीज FSH, लेकिन आपके पास GnRH एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट नहीं है, आपने डायरेक्टली इस FSH को या LH को कम करवाना है, तो फिर आप क्या लेंगे? फिर आप FSH एंड LH एगोनिस्ट लेंगे, डायरेक्ट एगोनिस्ट लेंगे ऑफ FSH एंड LH। आप GnRH की एगोनिस्ट आपके पास नहीं है, पीछे से आप ज्यादा स्टिमुलेशन नहीं करवा सकते हो, तो बाहर से आप FSH और LH के एगोनिस्ट दे दो, ठीक है जी। तो इनमें आपके पास फिर कौन सी आती है? मोस्ट कॉमनली आपके पास FSH एंड LH एगोनिस्ट आते हैं, ठीक है जी। एंटागोनिस्ट नहीं आते, हम उनको नहीं डिस्कस करेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ FSH और LH के एगोनिस्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है जी। FSH और LH जिन मेडिसिन से ज्यादा होता है वो कौन सी चीजें होती हैं? वो आपके पास बाहर से देने वाली FSH होती है, ठीक है जी। व्हेन देयर इज you want more and more FSH and LH activity in the body, so you give external या exogenous FSH and LH, आप बाहर से देना स्टार्ट कर जाते हो। उसमें कौन सी ड्रग्स आती है आपके पास? सबसे पहले आती है आपके पास मेनोट्रोपिन्स, मेनोट्रोपिन्स आती है, ठीक है जी। अब मेनोट्रोपिन्स क्या है? ये आपके पास मिक्सचर कॉम्बिनेशन है, मिक्सचर ऑफ बोथ द LH एंड FSH, मतलब FSH और LH आपको दोनों बाहर से मिल रहे हैं व्हेन यू आर यूजिंग मेनोट्रोपिन्स, ठीक है जी। एक तो आपके पास एगोनिस्ट में ये दवाई आ गई जो कि आप बाहर से ले रहे हैं LH और FSH में, ठीक है जी। दूसरी आपके पास है जी यूरोफोलिट्रोपिन,
यूरोफॉलिट्रोपिन। यूरोफॉलिट्रोपिन में आपके पास मिक्सचर नहीं होता, सिर्फ एक प्यूरिफाइड फॉर्म होती है, प्यूरिफाइड फॉर्म होती है किस चीज की? सिर्फ और सिर्फ FSH की। मतलब आप अगर यूरोफॉलिट्रोपिन ले रहे हैं तो फिर आप बाहर से दोनों चीजें नहीं ले रहे, आप सिर्फ एक ही चीज बाहर से ले रहे हैं, और वो एक चीज कौन सी होगी? वो FSH होगी। इट इज एक्सोजीनस प्यूरिफाइड फॉर्म ऑफ FSH विच यू आर गेटिंग फ्रॉम आउटसाइड बाय यूजिंग यूरोफॉलिट्रोपिन। ठीक है जी। तीसरी ड्रग कौन सी आपके पास है? वो सिर्फ फॉलिट्रोपिन है, सिर्फ फॉलिट्रोपिन है, फॉलिट्रोपिन है। ठीक है जी। फॉलिट्रोपिन में आपके पास प्यूरिफाइड फॉर्म तो नहीं होता, नेचुरल नहीं होता, लेकिन रिकॉम्बिनेंट टाइप होती है, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म होती है किस चीज की? FSH की। ठीक है जी। तो यू फॉलिट्रोपिन में रिकॉम्बिनेंट टाइप है विच इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, और यूरो फॉलिट्रोपिन में प्यूरिफाइड फॉर्म होती है। ठीक है जी, विच इज एक्सट्रैक्टेड एंड प्यूरिफाइड एज FSH। आखिरी चीज जो आपके पास, आखिरी चीज सेकंड लास्ट जो आपके पास है, वो आपके पास है जी लूट्रोपिन। ठीक है जी। लूट्रोपिन भी आपके पास रिकॉम्बिनेंट है, रिकॉम्बिनेंट टाइप है, लेकिन किस चीज की फॉर्म है? किस चीज की? L और H की, LH हार्मोन की। These are all the hormones which are agonists. They are increasing the FSH and LH activity. जब FSH और LH ज्यादा होगा तो एंड्रोजन ज्यादा बनेंगी, सेक्स हार्मोन ज्यादा हो जाएंगी, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बढ़ जाएंगी। तो जब आपको ये चीजें ज्यादा करनी हो तो फिर आप बाहर से एगोनिस्ट ले सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दीज ड्रग्स, मेनोट्रोपिन्स, यूरोफॉलिट्रोपिन, फॉलिट्रोपिन एंड ल्यूट्रोपिन। ठीक है जी। बात समझ आई है यहां तक? ड्रग्स विच आर रेगुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ GnRH वो भी आपने पढ़ लिया, और ड्रग्स विच आर रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ FSH वो भी आपने पढ़ लिया। ठीक है जी। आपका गोनेडोट्रॉफ्स वाला काम खत्म हो गया। दोज ड्रग्स विच आर एक्टिंग और इनहिबिटिंग और रेगुलेटिंग द गोनेडोट्रॉफ्स या गोनेडोट्रॉफिक एक्शन, वो सारे खत्म हो गए। ठीक है जी। अब आप दूसरी टारगेट टिश्यू की तरफ जाएंगे। हमने थायराइड टारगेट टिश्यू पढ़ लिया, थायराइड के बाद हमने ये गोनेडोट्रॉफ्स पढ़ लिए। ठीक है जी। अब हम जाएंगे और एड्रिनल कॉर्टेक्स की तरफ जाएंगे, द ड्रग्स विच आर एक्टिंग एंड रेगुलेटिंग द फंक्शन ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स, ACTH वाला। ठीक है जी। ये मीटिंग स्टॉप कर दीजिए। जी राशिद बिस्मिल्लाह करें। अच्छा, अब हमने क्या पढ़ लिया? हमने ड्रग्स रेगुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ GnRH एंड LH FSH पढ़ ली। ठीक है। द नेक्स्ट will be the adrenal cortex। ठीक है जी। एड्रिनल कॉर्टेक्स कौन सी जगह है? ये आपके पास एड्रिनल ग्लैंड का पार्ट है। ठीक है जी। दिस इज द पार्ट ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड वेयर ACTH एक्ट्स। ठीक है जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इफ दिस इज इफ दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से यहां से क्या निकला? यहां से ACTH निकला। ठीक है जी। और ACTH कहाँ आया? वो आपके पास आया और एड्रिनल मेडुला पर एक्ट किया। एड्रिनल मेडुला इज अ ट्रायंगुलर शेप्ड ग्लैंड। ठीक है जी। कहाँ पड़ा होता है? ये आपकी किडनी के ऊपर पड़ा होता है इस तरह। ठीक है जी। दिस इज योर किडनी, वेरी बैड किडनी, लेकिन बस गुजारा करें। ठीक है। ये किडनी है, और इस किडनी के ऊपर ये ऊपर बनाना चाहिए था, मैंने साइड पे बना दिया। दिस इज व्हाट? दिस इज एड्रिनल ग्लैंड। ठीक है जी। तो ये ACTH या एडेनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, आपके पास एडेनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है, ये आपके पास एक्ट करता है इसके कॉर्टेक्स वाली रीजन पर। ठीक है। इसके दो रीजन होते हैं एड्रिनल ग्लैंड के। एक द वन इन द सेंटर इज नोन एज एड्रिनल मेडुला एंड द वन ऑन द पेरिफेरी इज नोन एज एड्रिनल कॉर्टेक्स। ये आता है और एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट करता है। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स पर एक्ट कौन सी चीज कर रही है? ACTH कर रही है। तो जाहिर सी बात है, फिर हमने कभी ऐसी डिजीज आएंगी हमारे पास जिसमें ये चीज हमें कम करनी होगी, ACTH की स्टिमुलेशन कम करनी होगी या ACTH की स्टिमुलेशन ज्यादा करनी होगी। अब आपको पता है ना एड्रिनल ग्लैंड से मजीद क्या निकलता है? एड्रिनल ग्लैंड में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है उसके 3 पोर्शंस होते हैं, आपको पता है ना? कौन सी पोर्शंस होती हैं? द वन, एक को जी से बुलाते हैं, दूसरा को F से बुलाते हैं, और तीसरे को R से बुलाते हैं। G फॉर ग्लोमेरुलोसा, F फॉर फेसिकुलाटा, और R फॉर रेटिकुलोसा। ये GFR आपके पास एड्रिनल कॉर्टेक्स की जगह है, और हर एक रीजन से फिर अपने अपने हार्मोन्स रिलीज होते हैं। ठीक है जी। मुझे पूरी तरह से याद नहीं है कि किस किस से कौन सा निकलता है, लेकिन मेरे ख्याल से इससे एल्डोस्टेरोन निकलता है, इससे कॉर्टिसोल निकलता है। ठीक है जी। और इससे आई डोंट रिमेंबर कौन सी चीज निकलती है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं शायद। ठीक है, ग्लूको स्टीरॉइड्स हैं। ठीक है। तो शायद बस जो भी है, मुझे अभी पूरी तरह से याद नहीं है, लेकिन ACTH इस कॉर्टेक्स की सिक्रीशन को गवर्न कर रहा होता है। ठीक है जी। अब आपके पास डिजीजेस आती हैं, कुछ डिजीजेस होती हैं, किसी किसी डिजीजेस में आपका एल्डोस्टेरोन ज्यादा होगा, किसी किसी डिजीज में आपका कॉर्टिसोल ज्यादा होगा और कम होगा, वट एवर द रीजन। आपके पास 2 कंडीशंस आती हैं क्लिनिकली। ठीक है जी। तो क्लिनिकली जो आपके पास डिजीजेस हैं, डिजीजेस ऑफ एड्रिनल
कॉर्टेक्स, ठीक है जी, मैं मेड्यूला को नहीं शामिल कर रहा, मैं सिर्फ कॉर्टेक्स को पढ़ रहा हूँ। तो कॉर्टेक्स में आपके पास जो डिजीजेस शामिल होती हैं वो दो होती हैं, ठीक है जी। एक वो डिजीज होगी जिसमें आपके पास हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होगी, मतलब यह है कि आपके पास यहां से हार्मोन्स कम निकल रही होंगी, एड्रेनल कॉर्टेक्स पर एक्शन हो रहा होगा और एड्रेनल कॉर्टेक्स काम नहीं कर रहा होगा, या पीछे से कमांड कम मिल रहा होगा, या आगे से सिक्रीशन कम हो रही होगी, लेकिन वट एवर द रीजन आपके पास पेरिफेरीज में हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होगी। तो एक वो कंडीशन हुई जिसमें आपके पास क्या हुआ, हार्मोनल डेफिशिएंसी वाली कंडीशन ऑफ हार्मोनल डेफिशिएंसी। और दूसरी कंडीशन कौन सी है, कंडीशन ऑफ हार्मोनल एक्सेस, ठीक है जी, एक्सेस। तो एक्सेस की कंडीशंस में एक छोटी सी कंडीशन है जिसको आप कहते हैं जी कुशिंग सिंड्रोम। नाम सुना होगा आपका, नाम सुना होगा आपने। कुशिंग सिंड्रोम आपके पास वो डिजीज है जिसमें आपके पास कॉर्टिसोल ज्यादा हो जाता है, बॉडी में ज्यादा कॉर्टिसोल बन रहा होगा। तो वो फिर कौन सी डिजीज हुई, वो आपके पास डिजीज इन विच देयर इज हार्मोनल एक्सेस। दूसरी आपके पास डिजीज है जिसमें आपके पास हार्मोन्स की डेफिशिएंसी होती है, हार्मोन्स कम सिक्रीट हो रहे होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स से, और उसको फॉर एग्जांपल हम उसमें कौन सी एग्जांपल आती है, उसमें हम एडिसन्स डिजीज बोलते हैं, ठीक है जी। तो एडिसन्स डिजीज आपके पास एक एग्जांपल है किस चीज का, हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज, ठीक है जी। इसमें होता क्या है, एडिसन डिजीज में होता क्या है, एडिसन्स एडिसन्स डिजीज, ठीक है जी। एडिसन्स डिजीज में क्या होता है, एडिसन्स डिजीज में आपके पास कॉर्टिसोल कम बन रहा होता है, एल्डोस्टेरोन कम सिक्रीट हो रहा होता है, ठीक है जी। देयर इज लेस कॉर्टिसोल एंड लेस एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन, ठीक है जी। जब कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन कम बन रहा होता है, ऐसी कंडीशन को हम हार्मोनल डेफिशिएंसी कंडीशन बोलते हैं ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स। इसमें आपने बाहर से ड्रग्स देनी है, लेकिन वो ड्रग्स कौन सी होंगी, दोज ड्रग्स विल बी द ड्रग्स जो कि आपके कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को दोबारा से ऊपर उठाए, उसके लेवल्स का कॉर्टिसोल और एल्डोस्टेरोन के लेवल्स को ज्यादा करेगी, ऐसी ड्रग्स लेनी है आपने हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स में, फॉर एग्जांपल एडिसन डिजीज में। तो एडिसन में या इस तरह जितने भी हार्मोनल डेफिशिएंसी डिजीज होती हैं, उसमें आपने जो ड्रग्स इस्तेमाल करनी है वो मैंने आपको बता दिया, वो आपके लेवल्स को ज्यादा करेगी। अब इसमें जो इस्तेमाल होती हैं वो आपके पास आती हैं जी फ्लूड्रो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है जी। फ्लूड्रोकॉर्टिसोन आपके पास एक ऐसी ड्रग है जो कि आपके पास सिंथेटिक एनालॉग है किस चीज का, एल्डोस्टेरोन का। मतलब अगर आपकी बॉडी में एल्डोस्टेरोन कम सिक्रीट हो रहा है, एडिसन्स डिजीज की वजह से एल्डोस्टेरोन कम है, तो आप बाहर से दे दो फ्लूड्रोकॉर्टिसोन, और वो क्या करती है, वो क्या चीज है, दिस इज अ सिंथेटिक फॉर्म, इट इज अ सिंथेटिक फॉर्म ऑफ व्हाट, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ एल्डोस्टेरोन। मतलब अगर बॉडी में बन नहीं रहा तो आप बाहर से ले लो और आप अपनी एडिशन की कंडीशन को ट्रीट कर लो। एक ये ड्रग है। दूसरी ड्रग आपके पास आती है जी हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन, ठीक है जी। आपने देखा होगा हाइड्रोकॉर्टिसोन हुआ, या इसके बाहर से जो हम लेते हैं प्रेडनिसोलोन, ठीक है जी। ये आपके पास स्टीरॉइड्स हैं जो कि आप बाहर ड्रग्स की फॉर्म में ले रहे हैं। ये क्या काम करती हैं, ये आपका सिंथेटिक एनालॉग है, सिंथेटिक फॉर्म है आपकी, किस चीज की फॉर्म होती है, सिंथेटिक फॉर्म ऑफ कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल। तो अगर किसी बंदे में कॉर्टिसोल की कमी है तो वो बाहर से प्रेडनिसोलोन या हाइड्रोकॉर्टिसोन लेता है, डेक्सा की फॉर्म में, बीटा की फॉर्म में, बीटा मेथासोन डेक्सामेथासोन की फॉर्म में, या हाइड्रोकॉर्टिसोन या प्रेडनिसोलोन की फॉर्म में, तो वो उसका कॉर्टिसोल लेवल ज्यादा हो जाता है और एडिसन डिजीज या हार्मोनल डेफिशिएंसी ट्रीट हो जाती है। द अदर इज फ्लूड्रोकॉर्टिसोन विच इज सिंथेटिक एनालॉग ऑफ एल्डोस्टेरोन, और ये तब इस्तेमाल की जाती है जब आपके पास एल्डोस्टेरोन की सिक्रीशन कम होती हो। ये आपके पास हार्मोनल डेफिशिएंसी में यूज होने वाली दो ड्रग्स हैं। और कभी कभार हमारे पास जब हार्मोनल एक्सेस हो जाता है, फॉर एग्जांपल किस तरह हमने अभी कौन सी एग्जांपल पढ़ी, हार्मोनल एक्सेस किस कंडीशन में होती है, फॉर एग्जांपल देयर इज कुशिंग सिंड्रोम, देयर इज कुशिंग, कुशिंग डिजीज बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है जी, जो भी है। कुशिंग सिंड्रोम आपके पास एक ऐसी सिंड्रोम है व्हेन देयर इज हार्मोनल एक्सेस, आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स से ज्यादा ज्यादा निकल रहा होता है आपका ये कॉर्टिसोल, जिसको हम कुशिंग सिंड्रोम बोलते हैं। अब आपने इस कंडीशन में हार्मोन्स को कम करना है, कॉर्टिसोल के लेवल को कम करना है, ठीक है जी। तो कम किस तरह करेंगे, बाय यूजिंग सम ड्रग्स ऑब्वियसली। और वो ड्रग्स कौन सी होंगी, ठीक है जी, वो ड्रग्स कौन सी होंगी, वो ड्रग्स आपके पास होगी जी विच विल डिक्रीज द कॉर्टिसोल लेवल, ठीक है जी। तो उनमें आपके पास कौन सी ड्रग्स आती हैं, एंटी फंगल्स वाली ड्रग आती है, कीटोकोनाजोल, ठीक है जी। कीटोकोनाजोल एंटी फंगल है लेकिन ये कॉर्टिसोल का लेवल भी कम करती है, ठीक है जी। दूसरी आपके पास है जी माइटोटोन,
माइटोटोन, ठीक है जी। तीसरी भी आपके पास है, उसका क्या नाम है जी, मेटायरापोन, ठीक है जी, वटेवर। ये 3 ड्रग्स हैं जो कि आपकी हार्मोनल एक्सेस कंडीशन में इस्तेमाल होती हैं, व्हेन यू वांट टू डिक्रीज द हार्मोनल एक्सेस, तो तब आप ये चीज इस्तेमाल करती हैं, और इसके इस्तेमाल से आपका क्या हो जाता है, आपका कोर्टिसोल लेवल कम हो जाता है, डिक्रीज ऑफ द कोर्टिसोल, ठीक है जी। इसमें क्या हो जाता है, इसमें ऑलरेडी डेफिशिएंसी है, तो आप ये ड्रग्स लेकर बाहर से एल्डोस्टेरोन और बाहर से कोर्टिसोल लेकर क्या करते हो, आप इंक्रीज करते हो एल्डोस्टेरोन एल्डोस्टेरोन की लेवल्स को, और एल्डोस्टेरोन के साथ साथ क्या नाम है, कोर्टिसोल, ठीक है जी। यू इंक्रीज द लेवल्स ऑफ कोर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन बाय यूजिंग दीस ड्रग्स। ये वो ड्रग्स हैं जो कि आपके एड्रेनल कॉर्टेक्स पर एक्ट हो रही हैं। इसमें से कोई क्वेश्चन है, एड्रेनल कॉर्टेक्स की इंसफिशिएंसी में, एड्रेनल कॉर्टेक्स की इंसफिशिएंसी में और एक्सेस दोनों में इस्तेमाल होने वाली ड्रग्स हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन, इज देयर एनी क्वेश्चन? जी, रिकॉर्डिंग जरा बंद कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। हार्मोन्स को रेगुलेट करने वाली ड्रग्स पढ़ी। अब आप वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि क्या रेगुलेट करवाती हैं, ड्रग्स फॉर ग्रोथ हार्मोन रेगुलेशन, ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन करती हो, मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट या ज्यादा करती हो या ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट कम करती हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, ठीक है जी। तो याद रखिए, ग्रोथ हार्मोन का एक दूसरा नाम क्या होता है हमारे पास, सोमेटो सोमेटोट्रोपिन, ठीक है जी। सोमेटोट्रोपिन इसका दूसरा नाम भी होता है ग्रोथ हार्मोन का। इसका मतलब है कि आप इसमें क्या पढ़ेंगे, आप सोमेटोट्रोपिन के ज्यादा होने वाली कंडीशन भी पढ़ेंगे, मतलब एक्सेस हो जाए जब आपकी बॉडी में, और आप वो कंडीशन भी पढ़ेंगे जब आपके पास सोमेटोट्रोपिन का लेवल कम हो जाए, ठीक है जी। उससे पहले जरा मुझे बताइए, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन कहां से रिलीज हुआ, सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन दोनों एक ही चीज है, ये रिलीज होते हैं कहां पर, कहां से, आपके एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जाता है और आपके बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज पर एक्ट करता है। सबसे जो इसका जो सिग्निफिकेंट इफेक्ट है वो किस जगह पे होता है, वो आपकी लिवर पे होता है, ठीक है जी। लिवर पे एक्ट करके इसने क्या करना होता है, लिवर पे जब ये ग्रोथ हार्मोन एक्ट करता है तो लिवर से एक हार्मोन रिलीज होता है या केमिकल रिलीज होता है, विच इज नोन एज इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर, इंसुलिन ग्रोथ लाइक फैक्टर, ठीक है जी। ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर जो है आपके पास, ये आपकी क्या करवाती है, फिर बॉडी में फंक्शन करवाती है लाइक बोन की ग्रोथ, ठीक है जी। बड़ा होने के लिए बंदे के बोन्स भी बड़े होने चाहिए ना, तो बोन्स ग्रोथ कौन करवा रहा है, ग्रोथ हार्मोन किस तरह करवा रहा है, आईजीएफ से, आईजीएफ बोन ग्रोथ करवाता है, इसी तरह मसल ग्रोथ भी करवाता है। तो सारी जो आपकी जो ग्रोथ है वो किससे हो रही है, वो ग्रोथ हार्मोन से हो रही है, लेकिन किसके जरिए, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर के जरिए, ठीक है जी। अब आपने देखा होगा किसी किसी कंडीशन में आपको ग्रोथ हार्मोन नेचुरली ज्यादा मिलता है एक इंसान की बॉडी में, ठीक है जी। बच्चों में जब ग्रोथ हार्मोन ज्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है, बच्चों को जाइगेंटिज्म हो जाता है ना, जाइगेंटिज्म हो जाता है। बड़ों में एक्रोमेगैली हो जाती है, ठीक है जी, लंबे लंबे वो आदमखोर आदमखोर किस्म के, आदमखोर बोल रहा हूँ, आदम चन्ना के लेवल के बंदे बनते हैं, ठीक है। वाई, बिकॉज उनमें एक्स्ट्रा अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट हुआ, ठीक है जी। अब ये आपके पास क्या है, एक डिजीज है या पैथोलॉजिकल कंडीशन है, इट इज नॉट नॉर्मल, ये आपके पास एक डिसऑर्डर है। तो डिसऑर्डर ऑफ ग्रोथ हार्मोन जब हम पढ़ते हैं उसमें हम 2 डिसऑर्डर्स पढ़ते हैं, ठीक है जी। एक डिसऑर्डर आपके पास कौन सी होगी, when there is decrease when there is decrease growth hormone। दूसरी आप जो कंडीशन पढ़ेंगे ग्रोथ हार्मोन के, वो कौन सी डिजीज होगी, when there is increase in growth hormone, increase growth hormone, ठीक है जी। ये 2 कंडीशंस आप पढ़ रहे हैं ग्रोथ हार्मोन के स्टडी में। अब देखें, आपने अगर आपके पास ग्रोथ हार्मोन ज्यादा है, when there is decrease growth hormone, तो आपने कौन सी दवाई लेनी है, आपने ग्रोथ हार्मोन की तरह दवाई लेनी है जो कि ग्रोथ हार्मोन की तरह काम करता हो। कम है ना ग्रोथ हार्मोन, तो आप बाहर से ग्रोथ हार्मोन के एनालॉग्स ले रहे हैं, तो वो आपके पास अलग सी दवाई होगी। अब इंक्रीज ग्रोथ हार्मोन आपको क्या करवा रही है, आपने इस कंडीशन में ऐसी दवाई लेनी है जो कि ग्रोथ हार्मोन की तरह काम ना करें, ग्रोथ हार्मोन की तरह काम भी ना करें और ग्रोथ हार्मोन को काम करने से रोके, ठीक है जी। तो ये मुख्तलिफ कंडीशंस में है और इसमें ड्रग्स भी मुख्तलिफ इस तरीकों से इस्तेमाल होती हैं, ठीक है जी। अब फॉर एग्जाम्पल हम ये वाली चीज पढ़ रहे हैं, ये वाली कंडीशन पढ़ रहे हैं, कंडीशन इन विच देयर इज डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन। अब मेरे एक पेशेंट है और वो पेशेंट जो है उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी है। अब मैं एक पीडियाट्रिशियन हूं और पीड्स में मेरे पास एक पेशेंट आया जिसकी उम्र 10 साल है लेकिन कद उसका 5 साल वाले बच्चे की तरफ है,
तो अब मुझे क्या करना है, मुझे एवेल्युएट करना है, और मैंने एवेल्युएट करके देखा तो उसमें ग्रोथ हार्मोन की कमी थी। तो मैं कौन सी दवाई दूंगा, मैं उसको सिंथेटिकली बाहर से सोमेटोट्रोपिन दूंगा। सोमेटोट्रोपिन का क्या मतलब होता है, ग्रोथ हार्मोन ना। तो बाहर से जो आप ग्रोथ हार्मोन सिंथेटिकली देते हो उसको भी सिंपल सोमेटोट्रोपिन कहते हैं। तो सोमेटोट्रोपिन उसको दूंगा, और उसका क्या हो जाएगा, ये सोमेटोट्रोपिन क्या है, ये सिंथेटिक ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है जी, सिंथेटिकली सिंथेसाइज हुए हुए ग्रोथ हार्मोन का एक्सिड, और उसकी डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन की कमी पूरी हो जाएगी। अगर ये नहीं देता तो फिर मैं, या अगर ये मैं नहीं देता, और या अगर कोई पेशेंट है वो ग्रोथ हार्मोन का क्या है, ग्रोथ हार्मोन को नॉन रिस्पॉन्सिव है, मतलब वो ग्रोथ हार्मोन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, तो जो ग्रोथ हार्मोन को या ये सोमेटोट्रोपिन को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनमें हम दूसरी ड्रग बोलते हैं, उसका क्या नाम होता है, मीका मीका सरमिन, मीका सरमिन, ठीक है जी। ये वो लोग हैं जो ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिन को इररिस्पॉन्सिव, मतलब अनरिस्पॉन्सिव होते हैं, ठीक है जी। अब फिर आप क्या देते हैं, फिर आप मीका सरमिन देते हैं, मतलब बजाय कि आप यहां से इसकी स्टिमुलेशन करो, मतलब इस चीज की स्टिमुलेशन करो, बजाय इस चीज को देने से आप डायरेक्टली इस चीज को दे दो, आईजीएफ को बाहर से दे दो, तो आईजीएफ बनेगा, डायरेक्ट आपकी बोन ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। ये मेका सरमिन आपके पास जो है, ये आपके पास सिंथेटिक क्या है, ये आपके पास सिंथेटिक IGF-1 है, ठीक है जी, बात खत्म। ग्रोथ हार्मोन को अगर आप यहां से देते हो तब भी आपका ये इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर आप आईजीएफ को बीका सरमिन की फॉर्म में देते हो तो फिर आपकी दोनों सूरतों में आपके पास बोन ग्रोथ और मसल ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है जी। ये वो ड्रग्स हैं जो कि हम डिक्रीज ग्रोथ हार्मोन कंडीशन में देते हैं। अब वो ड्रग्स या वो कंडीशन जिसमें आपके पास ऑलरेडी हार्मोन ज्यादा है, ग्रोथ हार्मोन इज वेरी मच इन द बॉडी, तो फिर आपकी कोशिश ये होती है कि ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट को कम करें, ग्रोथ हार्मोन को कम करें, ताकि बंदा जाइगेंटिज्म और एक्रोमेगली वाली पोर्शन, वो वाले उस चीज में ना चला जाए। तो उसके लिए जब हम ड्रग्स लेते हैं तो वो कौन सी ड्रग्स होती हैं, उसके लिए जब हम ड्रग्स लेते हैं उनमें आपके पास आती है जी सोमेटोस्टैटिन, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है जी। अब सोमेटोस्टैटिन जो है ना, ये आपकी बॉडी का अपना एक हार्मोन भी है, अपना भी हार्मोन है, जो कि ऑटोमेटिकली हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होकर इस चीज को ब्लॉक, ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन को ब्लॉक करता है। तो ये ऑटोमेटिकली भी पाया जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है जी, सोमेटोस्टैटिन, ठीक है जी। अगर आप सोमेटोस्टेटिन बॉडी में है और काम नहीं कर रहा, और आपकी बॉडी बढ़ती जा रही है जाइगेंटिज्म या एक्रोमेगली की तरफ जा रहा है, तो फिर आप बाहर से सोमेटोस्टेटिन दे दो। व्हेन देयर इज डिक्रीज और इनएफिशिएंट सोमेटोस्टेटिन इन द बॉडी, यू गिव सोमेटोस्टेटिन फ्रॉम आउटसाइड, उसको हम एक्सोजीनस सोमेटोस्टेटिन बोलते हैं, ठीक है जी। इसके लिए जो इस सोमेटोस्टेटिन के लिए जो ड्रग इस्तेमाल होती है, जो इसकी फॉर्म है, वो कौन सी चीज है, वो आपके पास है जी ऑक्ट्रियोटाइड, ठीक है जी। ऑक्ट्रियोटाइड आपके पास एक सिंथेटिक सोमेटोस्टैटिन है जो कि स्टॉप करवा रहा है ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को, ठीक है। लैंट्रियोटाइड भी दे सकते हैं आप, लैंट्रियोटाइड भी दे सकते हैं, लैंट्रियोटाइड भी दे सकते हैं। बोथ ऑफ दीज हार्मोन्स आर व्हाट, दे आर सिंथेटिक सोमेटो सोमेटो सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन के एंटागोनिस्ट और सोमेटोस्टैटिन है, खुद सोमेटोस्टैटिन है और सोमेटोट्रोपिन की एंटागोनिज्म करवा रहे हैं, ठीक है जी। दीज आर द ड्रग्स विच आर यूज्ड इन द कंडीशंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन डिसऑर्डर्स, ठीक है जी, अंडरस्टैंड, आगे चले, यहां तक समझ आया, आगे चले, चले जी आगे चलते हैं, ठीक है जी। यहां तक आपने क्या पढ़ा, ग्रोथ हार्मोन की रेगुलेशन पढ़ी बाय ड्रग्स, ठीक है जी, बाय एगोनिस्ट एंड एंटागोनिस्ट। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि पोस्टीरियर लोब, ये जितने भी आपने चीजें पढ़ी, ये सारी वो ड्रग्स थी जो कि एंटीरियर लोब से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स की रेगुलेशन करवा रही थी। अब आप वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो कि पोस्टीरियर लोब से निकलते हुए हार्मोन्स की रेगुलेशन करवाएगी, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, ठीक है जी, नाउ दिस पोर्शन इज फिनिश्ड। अच्छा, ये कौन सा पोर्शन है, ये आपके पास ड्रग्स हैं, ड्रग्स ऑफ पोस्टीरियर ड्रग्स ऑफ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, मतलब वो ड्रग्स जो कि पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करते हैं, ठीक है जी। अब देखें, इसमें आपके पास मुझे नॉर्मली बताएं, ये आपके पास क्या है, दिस इज द पिट्यूटरी ग्लैंड। मैं आपको रिवीजन इस वजह से बार बार ये ड्रॉ करके बता रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द एंटीरियर लोब एंड दिस इज द पोस्टीरियर लोब। तो पोस्टीरियर लोब से क्या चीज रिलीज हो रही थी, दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, एक आपके पास एडीएच था, दूसरा आपके पास ऑक्सीटोसिन था, यही थे ना। तो अब आप वो ड्रग्स पढ़ेंगे जो या तो एडीएच को ज्यादा करती हैं, या उनका कम करती हैं, या ऑक्सीटोसिन को ज्यादा और कम करती हैं, ठीक है जी। द ड्रग्स विच आर रेगुलेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ एडीएच एंड ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे आप, ठीक है जी। सबसे पहले इन दोनों में सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, इनमें सबसे पहले एडीएच पढ़ते हैं, ठीक है जी, एडीएच पढ़ते हैं, ठीक है जी। अब एडीएच पढ़ने में सबसे पहले मुझे ये बताएं, एडीएच सिक्रीट कहां से होता है, सिक्रीट पिट्यूटरी ग्लैंड से होता है। कब रिलीज होता है, कब सिक्रीट होता है, जब आपका ब्लड में कोई कमी आती है, मतलब
आपको गर्मी लगती है, आपसे पसीना जाता है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, तो आपका ब्लड क्या हो गया, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई ना, ब्लड की ऑस्मोलैरिटी चेंज हुई, सो इट इज सिक्रीटेड व्हेन क्या, या तो आपके पास ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, ठीक है जी, फॉर एग्जांपल एडेमा में हो जाए, और शॉक में हो जाए, शॉक में भी डिस्ट्रीब्यूटिव शॉक होता है, तो उसमें हो जाए, ये ब्लड की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, प्लाज्मा, आपका जो प्लाज्मा है उसकी ऑस्मोलैरिटी तब्दील हो जाए, तो उन सारी सूरतों में इसको पता लगता है कि व्हेन यू हैव टू रिटेन द वाटर इनसाइड द ब्लड, तो ये तब सीक्रेट होता है, ठीक है जी। अब आपको पता है ये जब सीक्रेट होता है तो ये एक्ट करता है, एक्ट ऑन रिसेप्टर, किसी ना किसी रिसेप्टर पे तो इससे जाके लगना है ना, एडीएच हार्मोन किडनी पे जाके एक्ट करता है, ठीक है। अब किडनी पे कोई रिसेप्टर होगा तब उस पे, तो ये दो रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है, एडीएच जो है ना सिर्फ अकेले किडनी पे एक्ट नहीं करता, एडीएच इट एक्ट्स ऑन V1 रिसेप्टर, ठीक है जी, V1 रिसेप्टर एंड V2 रिसेप्टर, दोनों रिसेप्टर्स पर एक्ट करता है। अब V2 रिसेप्टर्स तो आपको भी पता होंगे और सबको पता होते हैं कि V2 रिसेप्टर्स कहां पर पड़े होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ द किडनी, और इसके साथ साथ जो कलेक्टिंग डक्ट है वहां पर ये पड़े होते हैं, ठीक है जी। अब वहां पर इसने क्या करना है, एडीएच ने इस V2 को स्टिमुलेट करके इस जगह से रीअब्जॉर्प्शन करनी है, किस चीज की, इसकी स्टिमुलेशन करवाती है, स्टिमुलेशन जब हो जाती है, स्टिमुलेशन ऑफ V2 लीड्स टू लीड्स टू व्हाट, लीड्स टू रीएब्जॉर्प्शन फ्रॉम किडनी, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन हुई, एडीएच ने रीअब्जॉर्प्शन की, एडीएच ने किस तरह रीअब्जॉर्प्शन की, एडीएच ने V2 रिसेप्टर्स पर जाके एक्ट किया, V2 रिसेप्टर्स आपके पास पड़े होते हैं आपके इस डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और कन्वोलेटेड सॉरी और कलेक्टिंग डक्ट पे, वहां से इसकी रीअब्जॉर्प्शन होती है हार्मोन्स की, सॉरी आपके वाटर की, और आपका एडीएच का काम हो जाता है। एडीएच को हम इसलिए दूसरे नाम से भी पुकारते हैं क्योंकि इसका सिर्फ V2 पर एक्ट नहीं है बल्कि ये V1 पर भी एक्ट करता है। अब V1 क्या है, V1 रिसेप्टर आपके पास, V2 तो किडनी में पड़ा था ना, डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और कलेक्टिंग डक्ट में, V1 आपके पास वेसल्स में पड़ा होता है, इट इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स, ठीक है जी, तो ब्लड वेसल्स पर ये पड़ा होता है, इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम एडीएच को वैसोप्रेसिन के नाम से भी बुलाते हैं, व्हाई, बिकॉज दी दे व्हेन स्टिमुलेट द V1, तो V1 की स्टिमुलेशन से ब्लड वेसल्स के क्या हो जाते हैं, ब्लड वेसल्स की स्टिमुलेशन, ब्लड वेसल्स पर जब V1 स्टिमुलेट हो जाता है तो V1 स्टिमुलेशन लीड्स टू लीड्स टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से इसको हम एडीएच को दूसरे नाम से भी बुलाते हैं, और दूसरा नाम क्या है, वो है जी वेजो प्रेसर, ठीक है जी, वेजोप्रेसर भी बोलते हैं और वेजोप्रेसिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेजोप्रेसिन और एडीएच, ठीक है जी। व्हाई, बिकॉज दे कॉज वेजो कंस्ट्रिक्शन बाय स्टिमुलेटिंग V1 एंड दे कॉज रीअब्जॉर्प्शन इन द किडनी बाय स्टिमुलेटिंग V2, ठीक है जी, ये इसका आपके किडनी का फंक्शन है, सॉरी आपके एडीएच का फंक्शन है, ठीक है जी, एडीएच विच इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड। अब आपने कभी कभार ना बाहर से ड्रग्स देनी पड़ती है, फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है जिसमें आपके पास ज्यादा ज्यादा क्या हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो व्हाट डू यू नीड ड्यूरिंग ब्लीडिंग, आपको वेजोडाइलेशन चाहिए ब्लीडिंग के वक्त या वेजो कंस्ट्रिक्शन चाहिए, ऑब्वियसली अगर आपकी ब्लीडिंग हो रही है तो यू वांट टू डू वेजो कंस्ट्रिक्शन ताकि कम कम ब्लड लॉस हो, व्हाई वुड यू वांट टू डू वेजोडाइलेशन इन योर बॉडी व्हेन यू आर ब्लीडिंग, आप तो फिर ब्लीड ज्यादा हो जाएगा, तो वेजो कंस्ट्रिक्शन करने के लिए हम एडीएच के एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है जी, इन केस ऑफ ब्लीडिंग, इन केस ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, जिसमें आपके पास ज्यादा ज्यादा यूरिन पास होता है और आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन की तरफ जाती है जल्दी जल्दी, तो डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए भी हम V2 के एगोनिस्ट देते हैं, या एडीएच के एगोनिस्ट देते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस में भी देते हैं, ब्लीडिंग डिसऑर्डर में भी देते हैं, और कभी कभार हमारा रात को यूरिन पास होता है, मतलब बच्चे होते हैं, कभी कभार बच्चे नहीं भी होते, बड़े भी होते हैं, तो वो रात को सोते हुए जो है ना बिस्तर पे पेशाब कर देते हैं, दैट इज नोन एज नॉकटर्नल यूरिनेशन, नॉकटर्नल मींस ड्यूरिंग स्लीप एंड यूरिनेशन मतलब यूरिन पास हो गया, लेकिन ये जो चीज है इट इज नॉट नॉर्मल, तो उस वक्त आपने क्या करना है, आपने नॉकटर्नल यूरिनेशन को कम करने के लिए यूरिन को कम करना है, और यूरिन को कम करने के लिए आप एडीएच ज्यादा देंगे, तो वो यूरिन बननेगा नहीं बल्कि रीअब्जॉर्ब होता जाएगा, ठीक है जी। नॉकटर्नल यूरिनेशन को ट्रीट करने के लिए, डायबिटीज इंसिपिडस को ट्रीट करने के लिए, और ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को, डायबिटीज इंसिपिडस को, नॉकटर्नल यूरिनेशन को, ठीक है जी, और साथ में ब्लीड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए आप ये एडीएच के एगोनिस्ट देते हैं, ठीक है जी। अब वो एगोनिस्ट कौन से हैं,
वो एगोनिस्ट आपके पास वो एगोनिस्ट आपके पास एक है जिसका नाम क्या है, दो है। एक तो आप बाहर से सिंथेटिकली वेजोप्रेसिन देते हैं, वेजोप्रेसिन बोलते हैं, या सिंथेटिक एडीएच भी बोलते हैं हम उसको, ठीक है। ये तो आपने बाहर से दे दिया, वो दोनों काम करेगा, वो V1 की भी स्टिमुलेशन करवाएगा और V2 की भी स्टिमुलेशन करवाएगा। अगर आप ये नहीं देते, ठीक है जी, तो आप बाहर से डेस्मोप्रेसिन दे दें, डेस्मोप्रेसिन दे दें, ठीक है जी। डेस्मोप्रेसिन क्या करता है, ये सिर्फ और सिर्फ V2 की V2 का एगोनिस्ट है। V2 का मतलब ये कि ये ब्लड वेसल्स की कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा, ब्लड कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा, बीपी ज्यादा नहीं कर रहा, ये सिर्फ और सिर्फ रीअब्जॉर्प्शन करवा रहा है, ठीक है जी। तो डेस्मोप्रेसिन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं डायबिटिस इंसिपिडस में, नॉकटर्नल यूरिनेशन में, ठीक है जी। लेकिन ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में डेस्मोप्रेसिन को नहीं दे सकते। ओ सॉरी, ओके, ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हम डेस्मोप्रेसिन को नहीं दे सकते। ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में हम डेस्मोप्रेसिन को नहीं दे सकते। व्हाई? बिकॉज इट डज नॉट एक्ट ऑन V1, इट इज ओनली V2 एगोनिस्ट। तो इस वजह से हम इसको डायबिटिस इंसिपिडस में दे सकते हैं, या आपके पास नॉकटर्नल यूरिनेशन में दे सकते हैं। अब आपको कभी कभार ना एगोनिस्ट नहीं चाहिए होते। समटाइम्स यू वांट टू हैव मोर एंड मोर यूरिन, आप चाहते हो कि आपका ज्यादा ज्यादा यूरिन पास हो जाए, ठीक है जी। तो ज्यादा ज्यादा यूरिनेशन का मतलब ये है कि आप देखें, एगोनिस्ट आपने पढ़ लिए, कभी कभार हमें एंटागोनिस्ट करने की भी जरूरत पड़ जाती है, ठीक है। एंटागोनिस्ट भी लेने की जरूरत पड़ती है। एंटागोनिस्ट ऑफ व्हाट? एंटागोनिस्ट ऑफ एडीएच, ऑब्वियसली हम वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट ऑफ एडीएच आपको कब चाहिए होते हैं? ड्यूरिंग हाइपोनेट्रीमिया, टू ट्रीट टू ट्रीट व्हाट? टू ट्रीट हाइपो हाइपोनेट्रीमिया, ठीक है जी। अब हाइपोनेट्रीमिया कैसे होता है, यूरिनेशन में हाइपोनेट्रीमिया नेट्रीमिया कैसे होता है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। यह हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होता है। या डिसऑर्डर ऑफ इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन इनएप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एडीएच, ये एक डिजीज का नाम है, मेडिसिन में आप पढ़ेंगे, ये एक डिजीज का नाम है, इसको ट्रीट करने के लिए देते हैं, ठीक है जी। अब एंटागोनिस्ट क्या करते हैं? एंटागोनिस्ट, आपके पास दो एंटागोनिस्ट है, फॉर एग्जांपल देयर आर टू एंटागोनिस्ट, ठीक है। एक आपके पास है जी कोनी वेप्टेन, ठीक है जी। द सेकंड वन इज टोल वेप्टेन। ये दोनों आपके पास एडीएच के एंटागोनिस्ट हैं। दे इनहिबिट द V2 रिसेप्टर। ये कैसे काम करते हैं? ये जाते हैं और आपके V2 रिसेप्टर्स की एंटागोनाइजेशन करते हैं। इट ब्लॉक्स द V2। तो V2 नहीं रहेगा तो रीअब्जॉर्प्शन होगी, रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी तो आपका यूरिन आगे जाता जाएगा, ठीक है जी। तो आपकी बॉडी में जब वाटर रिटेंशन हो जाती है, उसकी वाटर रिटेंशन नहीं चाहिए होती, आप उसको ट्रीट कर सकता है, ठीक है जी। हाइपोनेट्रीमिया को ट्रीट कर सकता है। और इनअप्रोप्रिएट सिक्रीशन ऑफ एडीएच, जब एडीएच ज्यादा ज्यादा बन रहा होता है तो फिर आप एडीएच को रोकना चाहते हैं, उसके लिए भी आप एडीएच एंटागोनिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाइपोनेट्रीमिया का केस हमने डायूरेटिक्स में स्टडी किया था। वी स्टडीड दिस कॉन्सेप्ट इन डायूरेटिक्स। हमने कहा था कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है, ठीक है जी, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से एक तरफ सोडियम अंदर जा रहा होता है और पोटाशियम बाहर आ रहा होता है, ऐसे ही है ना, सॉरी पोटाशियम, ठीक है जी। तो अब अगर आपका पोटाशियम, जब यूरिनेशन ज्यादा होती है, ठीक है जी, सॉरी जब एडीएच ज्यादा बन रहा होता है, तो एडीएच तो इधर से इसको अंदर होने नहीं देता, ठीक है जी। तो जब होने नहीं देता तो आपके पास हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है जी। आपका फिर क्या करते हो आप एडीएच एंटागोनिस्ट देते हो, एंटागोनिस्ट ज्यादा ज्यादा इसको अंदर करेंगे, ज्यादा ज्यादा अंदर करने से आपका जो सोडियम है वो अंदर चला जाएगा और बॉडी में सोडियम की कमी खत्म हो जाएगी, जिसको आप ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोनेट्रीमिया बोलते हैं। हाइपोनेट्रीमिया ट्रीट होकर बराबर हो जाता है। This is all the concept which is in the treatment of growth hormone या सारा वाला, ठीक है जी, ठीक है जी। एक चीज हमसे रह गई है, वो है जी द ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन, क्योंकि आपको पता है ना कि हमने एडीएच पढ़ लिया, अगर हमने एडीएच पढ़ लिया, यहाँ से एडीएच सिक्रीट हो रहा था, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है जी। लेकिन यहाँ से एक और चीज भी सिक्रीट हो रही है, वो है ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। बस 2 मिनट, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करवा रही है? ऑक्सीटोसिन, एक मिनट जी, मैं ऑक्सीटोसिन जी, ऑक्सीटोसिन क्या हो रहा है? ऑक्सीटोसिन इज बीइंग सीक्रेटेड फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर लोब, ठीक है जी। पोस्टीरियर लोब में ये सीक्रेट होकर क्या करता है? ये आपके सिक्रीशन, एक मिनट जी, ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन कहां से निकल रहा है? ऑक्सीटोसिन आपके पिट्यूटरी ग्लैंड से निकल रहा है। किस तरह निकल रहा है? कौन इसको स्टिमुलेटेड करता है? इट इज सीक्रेटेड बाय बाय यूटरस, यूटरस की स्ट्रेच से। यूटरस का जब स्ट्रेच होता है ना ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फॉर एग्जांपल दिस इज द यूटरस, ठीक है, ये एक प्रेग्नेंट यूटरस है। इस प्रेग्नेंट यूटरस के अंदर क्या है? दिस इज फॉर एग्जांपल द बेबी, ठीक है। सो अब ये बेबी जब स्ट्रेच मारता है, तो स्ट्रेच किसकी तरफ जाता है? जाहिर सी बात है, यूट्राइन मसल्स की तरफ जाता है। तो इस स्ट्रेच का जो सिग्नल है, इट गोज टू वेयर? इट गोज टू द पिट्यूटरी ग्लैंड। और पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका ऑक्सीटोसिन इस स्ट्रेच की वजह से रिलीज हो जाता है।
जब जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, जब ऑक्सीटोसिन आपके पास रिलीज हो जाता है, तो ऑक्सीटोसिन दोबारा आता है और इसी यूट्रस पर एक्ट करता है। पहले स्ट्रेच हुआ तो ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ, जब ऑक्सीटोसिन रिलीज हुआ तो अब ये स्ट्रेच नहीं होगा, बल्कि इट विल लीड टू इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन विल लीड टू यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है जी। और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगा तो आपका यूट्रस क्या हो जाएगा, आपका यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करेगा और कॉन्ट्रैक्शन से जो बेबी है, ठीक है जी, द बेबी ही विल कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ लेबर। तो लेबर इंड्यूस करने के लिए हम बाहर से कभी कभार ऑक्सीटोसिन देते हैं, कभी कभार फीमेल जो होती है उनमें ऑक्सीटोसिन नहीं निकलता या कम निकलता है, दे आर इन पेनफुल लेबर, सो यू गिव ऑक्सीटोसिन फ्रॉम आउटसाइड। ऑक्सीटोसिन क्या करते हैं, वो बाहर से जाते हैं और वो बाहर से डायरेक्टली ऑक्सीटोसिन का लेवल ज्यादा हो जाता है और यूट्राइन की कॉन्ट्रैक्शन होती है एंड द बेबी इज डिलीवर्ड इजीली। तो ये लेबर में इस्तेमाल होता है एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन, बाहर से ऑक्सीटोसिन इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। ऑक्सीटोसिन के साथ साथ एक और काम भी होता है। ऑक्सीटोसिन आपके पास प्रेगनेंसी में यहां से रिलीज हुआ, लेकिन जब प्रेगनेंसी आपके पास नहीं होती, जब प्रेगनेंसी नहीं होती और प्रेगनेंसी के बाद वाला इफेक्ट, आफ्टर प्रेगनेंसी द ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड बाय सकलिंग इफेक्ट ऑफ द बेबी। सकलिंग इफेक्ट, सकलिंग जो होती है ना, बेबी जब सक करता है ब्रेस्ट को, तो सकलिंग इफेक्ट से दोबारा फिर ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है। जब दोबारा ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है तो आपके पास क्या हो जाता है, आपके पास ये देखें, फॉर एग्जांपल दिस इज द सकलिंग इफेक्ट, सकलिंग इफेक्ट, सकलिंग इफेक्ट हो गया। जैसे ही सकलिंग इफेक्ट होता है तो आपके पास जाता है, ये सिग्नल जाता है, ये ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाता है और ये आपके कहां जाता है, ये आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, ठीक है जी। अब पिट्यूटरी ग्लैंड में जब ये सिग्नल जाता है, सकलिंग इफेक्ट जाता है, तो सकलिंग इफेक्ट से पिट्यूटरी ग्लैंड क्या बनाता है, ऑक्सीटोसिन बनाता है, और ऑक्सीटोसिन जब ज्यादा हो जाएगा, इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन, इंक्रीज इन ऑक्सीटोसिन विल लीड टू व्हाट, मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन, ठीक है जी। मिल्क की प्रोडक्शन भी होगी और साथ में इजेक्शन भी होगी, ठीक है जी, प्रोडक्शन एंड इजेक्शन ऑफ द मिल्क। तो मेमोरी ग्लैंड पर ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है, साथ में यूट्रस पर भी ऑक्सीटोसिन का इफेक्ट है। अगर आपको ऑक्सीटोसिन चाहिए तो आप बाहर से भी ले सकते हैं। ड्रग्स की फॉर्म में जो ऑक्सीटोसिन मिलता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन बोलते हैं, ठीक है जी। एक्सोजीनस ऑक्सीटोसिन क्या है, ये बाहर से आने वाली या सिंथेटिकली यूज होने वाली ऑक्सीटोसिन होती है। व्हाई इट इज टेकन टू टू इंड्यूस, टू इंड्यूस लेबर, ठीक है जी, या लेबर करने के लिए, या जो पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग होती है, ठीक है जी, मतलब डिलीवरी के बाद जो फीमेल को ब्लीडिंग होती रहती है, उस पोस्ट पार्टम ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ठीक है जी। दिस इज द इफेक्ट ऑफ ऑक्सीटोसिन इन द बॉडी। और इस ये सारा चीज है बस, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दिस वाज ऑल फ्रॉम टुडेज टॉपिक। आपका पिट्यूटरी और थायराइड वाला चैप्टर सारा खत्म हो गया। इट वाज अ वेरी लॉन्ग एंड सारा वाला बहुत मुश्किल था, लेकिन आई होप कि जितना हमने पढ़ा, इट विल बी द अंडर एक्शन ऑफ व्हाट, प्रोलैक्टिन। राशिद स्टार्ट करें। अच्छा, now we will study the drugs which are acting or acting on acting on prolactin, which are regulating the prolactin secretion or the work of the prolactin, ठीक है जी। अब प्रोलैक्टिन आपके पास कहां से आता है, प्रोलैक्टिन इज सिक्रेटेड बाय द एंटीरियर पिट्यूटरी लोब, ठीक है, मतलब यहां से आपका प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, ठीक है जी। इस प्रोलैक्टिन को नेचुरली कौन स्टिमुलेट करवाता है, आपका कुछ इफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाता है, ठीक है जी। लेकिन अगर इस प्रोलैक्टिन ने रुकना है तो रुकने के लिए इसे, ये तो आपके पास है ना, इसका इनहिबिशन जो होती है ना, इसकी इनहिबिशन, वो इनहिबिशन होती है अंडर डोपामीन। डोपामीन जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है, डोपामीन जब बॉडी में ज्यादा हो जाता है तो आपके पास क्या नाम है, डोपामीन जब ज्यादा हो जाए तो डोपामीन ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा इफेक्ट देता है कि यहाँ पर प्रोलैक्टिन की के सेल्स को, जो लैक्टोट्रॉफ्स हैं, उनको ब्लॉक करवा देता है, ठीक है जी, उनकी एंटागोनिस्टिक करवा देता है, क्या कहते हैं, एंटागोनिज्म करवा देता है, ठीक है जी। कैसे करवाता है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द सेल, ये सारा पिक्चर है, ठीक है, ये वाली चीज है। अब इसमें होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल ये वो रिसेप्टर सेल्स जहां पर, ये किस चीज के रिसेप्टर्स हैं, ये प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स हैं, ठीक है जी। अब प्रोलैक्टिन के रिसेप्टर्स किस तरह से बंद होते हैं, जब पीछे से डोपामीन आता है, डोपामीन आया तो डोपामीन आकर इधर लग जाएगा, और जैसे ही डोपामीन इधर आकर प्रोलैक्टिन रिसेप्टर्स पे लगेगा तो ये क्या करवा देता है, इनहिबिशन करवा देता है प्रोलैक्टिन की सीक्रेशन की। तो प्रोलैक्ट इनहिबिशन ऑफ प्रोलैक्टिन, तो अगर आपकी बॉडी में प्रोलैक्टिन ज्यादा है तो बॉडी उसको नेचुरली कम कैसे करती है, डोपामीन ज्यादा करके, ठीक है जी। तो आपके पास जो प्रोलैक्टिन की कंडीशंस आती है वो भी इसी तरह आती हैं, कंडीशंस
कंडीशंस रिगार्डिंग प्रोलैक्टिन, आपके पास दो कंडीशन होती हैं। एक कंडीशन वो है जब आपके पास प्रोलैक्टिन कम हो, ठीक है जी, होता है अक्सर माओ में कम होता है, माओ में कम होता है। जब कम प्रोलैक्टिन बनेगा, कम प्रोलैक्टिन किसी माँ में होगा, तो क्या उसके बच्चे को दूध पूरा मिलेगा? उसकी मिल्क प्रोडक्शन होगी? नहीं होगी। अक्सर औकात प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाता है बॉडी में, ये भी अच्छी बात नहीं है, अक्सर मेल्स में ज्यादा हो जाता है। अगर मेल्स में हो जाए तो उनको क्या हो जाता है? गैलेक्टोरिया हो जाता है, गैलेक्टोरिया भी हो जाता है, ठीक है जी। और अगर फीमेल में ये कम हो जाए तो कम मिल्क बनेगा, ठीक है जी। तो ये भी अच्छी बात नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है। इस सूरत में जब आप ड्रग्स लेते हैं, उसमें आपके पास कौन सी ड्रग आती है? मेटोक्लोप्रामाइड आता है, मेटोक्लोप्रामाइड है, ठीक है जी। मेटाक्लोप्रामाइड क्या करती है? ये आपके पास पेट खराब होने में भी, डायरिया में भी इस्तेमाल होती है। वाई? बिकॉज ये जो है, ये आपके पास डोपामीन 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 रिसेप्टर का क्या है? एंटागोनिस्ट है, एंड एगोनिस्ट है। मतलब डोपामीन क्या करवा रहा था? डोपामीन क्या करवा रहा था? वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को कम करवा रहा था। अब आपने डोपामीन को कम कर दिया तो प्रोलैक्टिन ज्यादा ज्यादा बनने लग जाएगा। इसको ज्यादा चाहिए था ना प्रोलैक्टिन, तो ज्यादा मिल गया। इसको कैसे मिला? डोपामीन का एंटागोनिस्ट इस्तेमाल करके। डोपामीन ने क्या कर दिया? प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को बंद होने छोड़ दिया, और अभी प्रोलैक्टिन ज्यादा ज्यादा बनेगा, और अब प्रोलैक्टिन क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है जी, और माँ के बच्चे को दूध पूरा मिलेगा। दूसरी, इस कंडीशन में जब आपके पास प्रोलैक्टिन ज्यादा हो जाए, तो इसके कंडीशन में हम जो इस्तेमाल करते हैं, हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ब्रोमोक्रिप्टिन ब्रोमोक्रिप्टिन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। और दूसरी चीज इस्तेमाल करते हैं, क्या है जी? कैबरगोलिन, ठीक है जी। ये दोनों ड्रग इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास ज्यादा प्रोलैक्टिन बने, ज्यादा आपको नहीं चाहिए, यू वांट टू डिक्रीज द प्रोलैक्टिन लेवल्स, तो डिक्रीज करने के लिए फिर आप ये चीज लेते हैं, ये दोनों मेडिसिन लेते हैं। और ये जब आप ले जाते हैं तो ये किस तरह काम करती हैं? ये डोपामीन एंटागोनिस्ट होगी, ये वाली डोपामीन एंटागोनिस्ट होगी या डोपामीन एगोनिस्ट होगी? दे विल बी द ड्रग्स विच विल बी डोपामीन एगोनिस्ट, डोपामीन के एगोनिस्ट, ठीक है जी। डोपामीन एगोनिस्ट से क्या हो जाएगा? डोपामीन का लेवल बढ़ जाएगा, और डोपामीन के लेवल से क्या हो जाएगा? प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपको प्रोलैक्टिन ज्यादा था, आपने प्रोलैक्टिन कम कर दिया, किस चीज को देकर? डोपामीन को एगोनिस्ट को देकर। डोपामीन के एगोनिस्ट में ब्रोमोक्रिप्टिन है, कैबरगोलिन है, और प्रोलैक्टिन आपके पास ज्यादा था। जब ज्यादा प्रोलैक्टिन था तो आपने क्या दिया? डोपामीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दिया। अब डोपामीन कम हो गया, डोपामीन कम हो गया, तो डोपामीन कम होने से प्रोलैक्टिन प्रोलैक्टिन ज्यादा हो गया, ठीक है जी। दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर फ्रॉम टुडे। सारा चैप्टर हो गया अच्छा आपका, ठीक है।